मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। मालिक, शराब और खाना तैयार है, आप मेज पर आ जाए। सोंग किंगशू इन कुछ उद्दंड लोगों से निपट ही रहा था कि अचानक उसे एक मीठी खुशबू महसूस हुई। उसी क्षण उसे लगा कि कोई आधुनिक महिला भी उसके गृहलोक से पुनर्जन्म लेकर यहाँ आ गई है। इत्र की उस जानी पहचानी खुशबू ने उसे लगभग रुला ही दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लाल वस्त्र पहने एक बेहद खूबसूरत, छोटी और प्यारी लड़की दिखाई दी। सोंग किंगशू ने उत्साह से पूछा, क्या तुम जिन योन को जानती हो? लाल पोशाक वाली लड़की इस सवाल से स्पष्ट रूप से चौंक गई। उसने चुपचाप मुरोंगफू की ओर देखा और फिर जवाब दिया, युवक स्वामी, क्या आपने मुझे गलती से गलत व्यक्ति समझ लिया? उसकी भावहीन नज़र देखकर सोंग किंगशू समझ गया कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या इस युवती ने अपने शरीर पर गुलाब का इत्र छिड़का है? लाल पोशाक वाली लड़की की आंखें चमक उठीं और ऐसा लगा जैसे उसने किसी करीबी दोस्त को देख लिया हो। जी हाँ, क्या ये युवा मालिक फूलों के अर्थ का भी अध्ययन करते हैं? यह मेरा घर का बना गुलाब का रस है। अजू, मुसीबत खड़ी करना बंद करो। मुरोंगफू ने बगल से धीरे से खांसा। अजू ने खुशी से अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से अभी के साथ खाने की मेज को व्यवस्थित किया। सोंग किंगशू स्तब्ध था। अर्ध देवताओं और अर्ध राक्षसों की कहानी अब तक कितनी आगे बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मुख्य कथानक अभी शुरू ही नहीं हुआ था, तो फिर कियाओ फैंग लियाओ राज्य का नानयुवान राजा कैसे बन गया। लेकिन ये सोचते हुए कि वह आधुनिक समय से यहाँ तक आ सकता था, ये विसंगतियाँ पचाना उतना मुश्किल नहीं था। रात के खाने के बाद अजू और अभी उन दोनों को उनके अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए ले गए। रास्ते में अजू बात करने में हिचकिचा रही थी, इसलिए सोंग किंगशू ने मजाकिया अंदाज में पूछा, युवती अजू, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? अजू ने अपनी काली आंखें घुमाईं। वह खिलखिलाकर हंसी और बोली, युवा मालिक तो वाकई एक सच्चे मर्द हैं, लेकिन महिलाओं के सामान से उन्हें इतनी अच्छी तरह वाकिफ क्यों हैं? क्या तुम्हारा मतलब गुलाब के परफ्यूम से है? सोंग किंगशू ने बेजान हंसी हंसते हुए कहा। इससे पहले तो वह शनेल और डायोर के परफ्यूम की खुशबू से भी अच्छी तरह वाकिफ था। ये कहा जा सकता है कि वह एक छोटी बच्ची के परफ्यूम को पहचानने में काफ़ी माहिर था। अजू लगातार सिर हिलाता रहा। युवती अजू, मुझे लगता है कि आपकी गुलाब की खुशबू बहुत ही सुंदर और परिष्कृत है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। अजू की असाधारण क्षमताओं के बारे में सोचकर सोंग किंगशू का दिल पिघल गया और वह अचानक काफ़ी प्रेरित हो गया। हाँ, अजू ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कई तरीके आजमाए। सोंग किंगशू ने गौर किया कि उसके चेहरे की त्वचा कोमल, चिकनी और एकदम साफ थी और उसके शरीर से मीठी खुशबू आ रही थी। वह सचमुच एक प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। उसने ये भी सोचा कि वह बहुत आज्ञाकारी है। उसने अर्ध देवताओं और अर्ध राक्षसों में उसके कई रूप देखे थे और वह हमेशा से आजू के स्वभाव से प्रभावित रहा था। उसने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने की हिम्मत नहीं की और उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि वह इतनी प्यारी और मनमोहक होगी। युवा स्वामी, सोंग किंगशू को हैरानी से घूरते हुए देखकर आजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। ओह! सोंग किंगशू को होश आया और उसे थोड़ी शर्म भी महसूस हुई। युवती आजू, मेरे पास आपकी खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने का एक तरीका है। इतना कहकर वह जानबूझकर चुप हो गया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अजू भी एक चतुर लड़की थी। ये देखकर उसे समझ आ गया कि दूसरा पक्ष कुछ चाहता है। वह मन ही मन सतर्क हो गई। उसे डर था कि कहीं वह मुरुंगफू को नापसंद आने वाली कोई बात न पूछ ले, लेकिन ऊपर से वह फूल की तरह मुस्कुराए और बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस विधि के बदले में स्वामी जी इस नौकरानी से क्या चाहते हैं? क्यों न मैं श्री मुरोंग से विनती करूं, उनसे वादा करवा लूं कि वे तुम्हें मुझे दे देंगे। उसकी मनमोहक सूरत देखकर सोंग किंगशू के मन में अचानक बुरे विचार आए और उसने जानबूझकर उसे छेड़ा। युवा स्वामी, मुझसे मजाक मत करो। अजू ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। हाँ, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। सोंग किंगशू हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें खुशबू को लंबे समय तक टिकाए रखने का तरीका सिखा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपना रूप बदलने का तरीका सिखाना होगा। ये शर्त सुनते ही अजू के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। सोंग किंगशू को लगा था कि वह मान नहीं पाएगी और मन ही मन उसे अपने ज़्यादा जल्दबाजी करने पर अफसोस हुआ। उसे तब तक इंतज़ार करना चाहिए था जब तक उनका रिश्ता और ज़्यादा घनिष्ठ न हो जाए, लेकिन शायद उसे कल्याणजी वो को छोड़ना पड़े, इसलिए उसके पास कोई और चारा नहीं था। अरे, बस इतना ही। अजू मुस्कुराया, मुझे बचपन से ही किसी और का रूप धारण करना अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा मैं रूप धारण करता था उतना ही ज़्यादा सीखता था और धीरे धीरे मैंने कुछ तरीके सीख लिए। यह कोई बहुत खास या अनोखी बात नहीं है। चूंकि छोटे मालिक को ये पसंद है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। जब वो बोल रही थी तभी अजू को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने उत्सुकता से सोंग किंगशू की तरफ देखा। छोटे मालिक को कैसे पता चला कि यह नौकरानी भेष बदल सकती है?
क्या अभी ने तुम्हें नहीं बताया था कि अतीत में मुझे वुलिन का सर्वज्ञानी कहा जाता था और मैं कई लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। सोंग किंगशू ने अपनी भौहें उठाईं और रहस्यमय लहजे में बोला। अजू ने सोचा कि अभी ने वास्तव में पहले भी उससे इस बारे में चुपके से बात की थी और उसने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। एक पुरुष होने के नाते मैं किसी युवती को कष्ट नहीं सहने दे सकता। सोंग किंगशू जानता था कि प्राचीन काल में लोग अपने वादे को बहुत महत्व देते थे, इसलिए उसने सीधे कहा, मैं तुम्हें पहले अपनी सुगंध को ठीक करने की विधि सिखाऊंगा। युवा स्वामी सोंग, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। अजू ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। एक खूबसूरत लड़की ने बिना किसी कारण के उसे एक नेक इंसान का कार्ड भेजा। सोंग किंगशू उदास होकर बोला, फूलों के इत्र की खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसमें कोई पदार्थ मिलाना पड़ता है। आप एम्बरग्रीस, चंदन, कस्तूरी और इसकी जड़ जो भी आपको सुविधाजनक लगे मिला सकते हैं। हर पदार्थ का इस्तेमाल अलग अलग होता है, इसलिए इत्र पर उसका असर भी अलग अलग होगा। इतना कहकर सोंग किंगशू को याद आया कि पिछले जन्म में जब उसने उस औरत को पाने की कोशिश की थी तो उसने जानबूझकर इत्र के बारे में जानकारी बढ़ाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जानकारी अब इतनी काम आएगी। अजू की खूबसूरत आंखों में चमक झलक रही थी और उसने सोंग किंगशू को प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए कहा, युवा स्वामी सोंग वास्तव में ज्ञानी और प्रतिभाशाली हैं और आप तो महिलाओं से संबंधित इन एक्सेसरीज को भी समझते हैं। जब वे दोनों बात कर रहे थे तभी वे कमरे के सामने पहुंच गए। सोंग किंगशू रुक गई और पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि मिस आजू मुझे अपनी भेष बदलने की तकनीक कब सिखाएंगी? कल कैसा रहेगा? अजू थोड़ा शर्मिंदा हुआ, आज तो काफ़ी देर हो रही है, लेकिन मैं कल यानजी वू छोड़ दूंगी। सोंग किंगशू का मतलब भी स्पष्ट था। अजू को लगा कि सोंग किंगशू काफ़ी खुले विचारों वाली है। उसने पहले उसे विधि सिखाई थी और वह भी अपने वादे को हल्के में नहीं ले सकती थी। उसने दांत पीसते हुए सोंग किंगशू को खींचा और कमरे में चली गई। युवा स्वामी, बाहर ऐसा करना ठीक नहीं है। परिवार में किसी के भी देख लेने से अच्छा नहीं होगा। अब आइए कमरे में चलते हैं और शांति से बात करते हैं। आधी रात को किसी पुरुष के कमरे में प्रवेश करने वाली एक युवती होने के नाते आजू को स्वाभाविक रूप से थोड़ी असहजता महसूस हुई होगी। वह सावधानीपूर्वक सोंग किंगशू से दूर बैठ गई और यी रोंगशू की विधि समझाते हुए बोली, यी रोंगशू की कुंजी मुखौटा बनाने और लक्ष्य के व्यवहार में निहित है। चमड़े के मुखौटे की सामग्री। पहले तो आजू दूर से ही सिखा रही थी, लेकिन इस तरह से भेस बदलने की तकनीक सिखाना असंभव था, इसलिए उसने अपनी जेब से मरहम की एक बोतल निकाली और सोंग किंगशू के चेहरे पर इसका प्रदर्शन करने के लिए करीब आ गई। अजू की ठंडी उंगलियों का स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस करते हुए और फिर उसके शरीर से आती मीठी खुशबू को सूंघते हुए उसे लगा कि मुरोंगफू के पास दो इतनी अच्छी नौकरानियां और एक चचेरी बहन है जिसे मार्शल आर्ट का उस्ताद कहा जा सकता है। लेकिन उसका अंतिम परिणाम इतना निराशाजनक था। हालांकि वह मुरोंगफू के जुझारूपन की प्रशंसा करता है, लेकिन वह कभी भी उसकी बुद्धिमत्ता का प्रशंसक नहीं रहा। अगर वह मुरोंगफू होता तो क्या राजवंश को पुनर्स्थापित करना आसान नहीं होता? शीशिया राजवंश के राजकुमारों में से एक की प्रमुख पत्नी और वह रिश्तेदार थे और इसी वजह से वे अक्सर शीशिया के उच्च सामाजिक हलकों में उठते बैठते थे। ऐसी अनूठी परिस्थितियों ने उन्हें शीशिया राजवंश की यिंचुवान राजकुमारी के सार्वजनिक पति चयन समारोह में भाग लेने पर बहुत बड़ा लाभ प्रदान किया। अगर वह शीशिया का रास्ता नहीं भी अपनाता तो वांग युयान के साथ रहना और भी बेहतर होता। अगर वह उसे पा लेती तो क्या शियाओयाओ गुट की सारी मार्शल आर्ट उसी की नहीं हो जाती? भले ही मुरोंगफू ने मार्शल आर्ट का मार्ग न अपनाया हो, फिर भी उनके घर में अजू जैसा एक गुप्त विशेषज्ञ मौजूद था। सच कहें तो सोंग किंगशू का मानना था कि अजू की वेश बदलने की कला वास्तव में अधिकांश उच्च कोटि की मार्शल आर्ट से कहीं अधिक मूल्यवान थी। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह चमत्कार कर सकती थी। इसका प्रभाव किसी मार्शल आर्टिस्ट के प्रभाव से कैसे तुलनीय हो सकता है? यदि मुरोंगफू आवश्यक कदम उठाए, कुछ मंत्रियों और हिजड़ों का समर्थन प्राप्त करे और फिर स्वयं को एक सम्राट या राजकुमार के रूप में रूपांतरित कर ले तो वह बिना किसी प्रयास के ही सम्राट बन सकता था। दर्पण में मुरोंगफू का जीवंत रूप देखकर सोंग किंगशू ने कहा, युवती आजू, आप सचमुच अद्भुत हैं। युवा गुरु मेरी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। अजू ने झुककर प्रणाम किया, मानो वह सचमुच के मुरोंगफू के सामने खड़ी हो। अजू, काफी देर हो चुकी है, इसलिए तुम अपने मालिक के लिए बिस्तर गर्म कर दो। सोंग किंगशू की आंखें चालाक हो गईं और शरारती विचारों से भरे दिल के साथ उसने मुरोंगफू का रूप धारण करते हुए आदेश दिया। वाह, अजू ने शर्म से लाल होते हुए कहा, चूंकि युवा स्वामी सोंग ने लगभग सब कुछ सीख लिया है, इसलिए अब ये नौकरानी विदा लेती है। इतना कहकर वह भाग गई और दरवाजे के बाहर गायब हो गई। अगले दिन मुरोंगफू समूह को मांडुओ पर्वत विला ले गया। पहले तो सोंग किंगशू भी उस परी जैसी सुंदर स्त्री को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसके मन में ये विचार धीरे धीरे धूमिल होते गए। अब उसमें कोई शक्ति या सामर्थ्य नहीं बची थी। कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं था। मौका मिलने पर भी वह उसे नहीं पकड़ सकता था।
उसका हृदय धीरे धीरे जलप्रपात की तरह शांत हो गया। चचेरी बहन, दूर से एक मधुर आवाज़ आई, जिसे सुनकर सोंग किंगशू चौंक गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वांग युयान की एक हल्की सी आह ने दुवान यू के मन को झकझोर दिया। चचेरी बहन, तुम मुझसे मिलने आई थी। मैं बहुत खुश हूँ। वांग युयान के गोरे और कोमल चेहरे पर हल्की सी मासूमियत झलक रही थी, जो वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। सोंग किंगशू को अब उसे स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला। उसने देखा कि एक युवती लाल रंग की जालीदार पोशाक पहने हुए थी और उसके लंबे बाल चांदी के रिबन से करीने से बंधे हुए थे। उसके शरीर के चारों ओर एक कोमल प्रकाश का संचार हो रहा था, जिससे वह स्वप्निल प्रतीत हो रही थी। सोंग किंगशू दंग रह गई। उस दिन जब उसने झाओ मिन को देखा तो उसका पूरा शरीर चिलचिलाती धूप की चमकती सुंदरता से लिपटा हुआ प्रतीत हुआ। फिर जब उसने पहली बार मैडम हू को देखा तो उसका पूरा शरीर मानो शुद्ध जैड के टुकड़े से ढका हुआ था। इस बार जब उसने वांग युयान को देखा तो उसके शरीर के चारों ओर भी कुछ था। यह कोमल प्रकाश के प्रभामंडल जैसा था। क्या ये किसी अद्वितीय सुंदरता की आभा हो सकती है? ध्यान से देखने पर वांग युयान सचमुच बेहद खूबसूरत थी, लेकिन सोंग किंगशू आखिर दुवान यू तो नहीं था। आधुनिक समाज में मौजूद कई हाई रिजोल्यूशन कैमरों की बदौलत उसने कई खूबसूरत महिलाओं को देखा था और स्वाभाविक रूप से उसकी सहनशीलता भी अधिक थी। आजू या अभी की तुलना में वांग युयान कितनी अधिक सुंदर थी। सोंग किंगशू ने मन ही मन सिर हिलाया। वे सभी सुंदर महिलाएं थीं। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद उनमें अंतर करना इतना आसान नहीं था। ये बिल्कुल फैन बिंगबिंग और गाओ युवान की तरह था। क्या आप बता सकते हैं कि कौन अधिक सुंदर है? कुछ लोगों का मानना था कि मिस फैन अधिक सुंदर थी और कुछ लोगों का मानना था कि गाओ युवान किसी देवी से कम नहीं थीं। ये व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता था। इस दुनिया में लोग आमतौर पर वांग युयान को आजू और अभी से ज़्यादा सुंदर क्यों मानते थे, इसके पीछे एक वजह थी। बात यह नहीं थी कि वांग युयान सचमुच आजू या अभी से बेहतर थीं। उनकी श्रेष्ठता उनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण थी, जो आम पुरुषों को हीन महसूस कराता था और एक नज़र में ही उन्हें घूरने की हिम्मत नहीं होती थी। और उस एक नज़र का गहरा असर उनके मन पर पड़ता था। इसी सोच से प्रभावित होकर वे वांग युयान को आजू और अभी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत समझते थे, जो पड़ोस की लड़कियों जैसी लगती थीं। आधुनिक सोच वाले सोंग किंगशू ने शुरुआती हैरानी के बाद जल्द ही शांत मन से उसके चेहरे को देखना शुरू कर दिया। चचेरे भाई, ये कौन है? सोंग किंगशू की निगाहें खुद पर टिकी हुई देखकर वांग युयान की लंबी पलकें थोड़ी सी कांप उठीं। वह मन ही मन थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन उसे डर था कि वह उसके चचेरे भाई का अच्छा दोस्त है। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, मुरोंगफू ने वांग युयान को अंदर आने में मदद करते हुए कहा। कहानी लंबी है, चलो चलते चलते बात करते हैं। क्षतिग्रस्त नसों के उपचार के लिए आंतरिक ऊर्जा। पास के एक मंडप में भीड़ बैठ गई। मुरोंगफू द्वारा सोंग किंगशू की स्थिति के बारे में दी गई व्याख्या सुनने के बाद वांग युयान ने अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी और सोचने लगी। आज मार्शल आर्ट के इतने प्रकार हैं। अगर मुझे कहना पड़े तो आंतरिक चोटों का सबसे अच्छा इलाज नौ यिन शास्त्र होगा, जिसे अतीत में मध्य मैदान के वुजुए ने चुरा लिया था। वांग युयान के शब्दों ने सोंग किंगशू का दिल धंसा दिया। उसकी नसें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं और उस विधि के अनुसार उनमें किसी भी प्रकार की वास्तविक ऊर्जा का संचार होना असंभव था। क्या मुरोंगफू का मतलब उसी आंतरिक ऊर्जा से था? लेकिन वांग युयान के लहजे में आए बदलाव से सोंग किंगशू का दिल लगभग गले तक आ गया। युवा स्वामी, सोंग की नसें अब क्षतिग्रस्त हैं। मुझे डर है कि नौ यिन शास्त्र इसके लिए उपयुक्त नहीं है। सोंग किंगशू मन ही मन इस बात की प्रशंसा करता था कि वांग युयान को मार्शल आर्ट का जरा भी ज्ञान नहीं था, फिर भी वह दुनिया के लगभग सभी मार्शल आर्ट के बारे में सब कुछ जानती थी। इतना ही नहीं, उसे उनकी पूरी समझ भी थी। वह मुरोंगफू की सोच को समझ नहीं पाता था। जब भी वांग युयान उसे सलाह देने की कोशिश करती, वह अपनी संकीर्ण सोच के कारण क्रोधित हो जाता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस वांग के पास कोई और तरीका है? मैडम हू ने धीरे से पूछा। वांग युयान भी अपनी बड़ी बहन की सुंदरता पर मुग्ध हो उठी। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और आगे कहा, मैंने एक बार एक पुरानी घिसी पिटी किताब में ये शब्द पढ़े थे। नौ यिन शास्त्र नसों के सूखने और अवरोध का उपचार करता है, और दिव्य प्रकाश शास्त्र नसों की मरम्मत करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इन दोनों विधियों के वास्तविक प्रभाव के बारे में, चूंकि मैंने इन दोनों शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं कोई निष्कर्ष निकालने की हिम्मत नहीं करती। सोंग किंगशू का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। इस समय उसका हृदय सचमुच व्याकुल था। दिव्य प्रकाश शास्त्र उसे पुनर्जन्म का अवसर दे सकता था। उसके पास अजगरों और बाघों जैसी शक्ति होगी और वह उस शास्त्र की सहायता से मृत्यु के कगार पर खड़े लोगों की भी रक्षा कर सकता था। धन्यवाद सुश्री वांग, आपके मार्गदर्शन के लिए। सोंग किंगशू उत्साह से उठ खड़ी हुई और उसका दिल तुरंत उस ग्रंथ को खोजने के लिए निकल पड़ा। सोंग किंगशू का उत्साह देखकर मैडम हू समझ गईं कि इस बार शायद उन्हें वह मिल गया है जिसकी वे तलाश कर रही थीं। उन्होंने वांग युयान की ओर देखकर पूछा, क्या सुश्री वांग जानती हैं कि दिव्य प्रकाश शास्त्र कहाँ मिलेगा?
वांग युआन ने अपनी भौहें से कुढ़ी, सिर झुकाया और ध्यान से सोचने लगी। सुना जाता है कि मध्य हुनान प्रांत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति मेई नियानशेंग को ये रहस्यमयी कला आती है, लेकिन वह कभी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुकते और मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। सोंग किंगशू स्तब्ध रह गया, ये सोचकर कि क्या मेई नियानशेंग को उसके तीनों शिष्यों ने जहर दे दिया होगा। अगर वह मर चुका था तो सोंग किंगशू के पास डिंग डियान और दी यून से शुरुआत करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सोंग आने वाले दिनों तक मास्टर मुरोंग और मिस वांग की कृपा को याद रखेगा। सोंग किंगशू खड़ी हुई और उन्होंने हार्दिक धन्यवाद दिया। मैंने किताब से बस कुछ शब्द पढ़े हैं और मुझे नहीं पता कि इसका कोई असर होगा या नहीं। वांग युआन को उनके इस भावुक धन्यवाद से थोड़ी शर्म महसूस होना स्वाभाविक था। यहाँ सब लोग वुलिन जनजाति के हैं, इसलिए युवा नायक सोंग को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुरोंग फू झट से उठकर बोला। सोंग किंगशू ने दबी आवाज में आह भरी। मुरोंग फू सचमुच दिखने में एक बेमिसाल युवा प्रतिभा था। उन्होंने इस बार उसकी मदद की और वह भविष्य में इसका एहसान जरूर चुकाएगा। मैं मध्य हुनान जाकर मेई नियानशेंग को ढूंढने की योजना बना रही हूँ। मेरी भाभी को कुछ और दिन यहीं रुकना चाहिए। मुरोंग जिंग्युए को ढूंढना बहुत जरूरी है। सोंग किंगशू ने जानबूझकर यह कहते हुए मैडम हू की ओर मुड़कर देखा। जी हाँ, अगर मैडम हू को यानजी वू में रहने में असुविधा होती है तो वह मेरी चचेरी बहन के साथ रह सकती हैं। मांडुओ विला में बहुत सारी महिलाएं हैं, इसलिए मैडम हू निश्चिंत रह सकती हैं। मुरोंग फू ने भी मौका देखकर आग में घी डाला। मैडम हू ने शर्मिंदा होकर सोंग किंगशू की ओर देखा और सोचा कि इस समय दुनिया उथल पुथल में है। उनके बहनोई ने अपनी सारी मार्शल आर्ट खो दी है और उनका स्वभाव इतना कठोर हो गया है कि वे झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्हें डर था कि वे मध्य हुनान तक सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। मुरोंग जिंग्युए ने मुरोंग परिवार को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया है, इसलिए मेरा यहाँ रहना बेकार है। मेरे जीजाजी अब मार्शल आर्ट में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं और रास्ते में शांति नहीं है। मैं अब भी अपने जीजाजी के साथ मध्य हुनान जाना चाहती हूँ। मैडम हू ने अंततः फैसला कर लिया। जैसे ही यह बात सामने आई, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे थोड़े अजीब से हो गए। वे एक युवक और एक विधवा थे, सड़क पर अकेले थे। इस बात की पूरी संभावना थी कि उनके देवर भाभी के बीच कुछ हो सकता है। किनारे पर खड़ी एबी पिछली बार नाव पर उन दोनों के बीच दिखाई गई घनिष्ठता के बारे में सोचने लगी और उसके विचार और भी जटिल हो गए। मैडम हू ने तुरंत ही अजीब माहौल को भांप लिया। जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा, उन्हें समझ आ गया कि सब लोग क्या सोच रहे हैं और उनके कान थोड़े गर्म हो गए। लेकिन इस तरह की बात को समझाने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने अपने और अपने देवर के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के बारे में सोचा। तब जाकर वे शांत हुईं। सोंग किंगशू अब समय के साथ पूरी तरह से दौड़ लगा रहा था। उसे नहीं पता था कि जो झिरवो उसे कब ढूंढ लेगी, और अगर वह उसे ढूंढ लेती है तो अगर वह पहले से ही अधमरा है तो उसे डर था कि उसके बाद उसका पूरी तरह से अंत हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक मनमोहक परी कन्या थी और साथ ही कोमल अबी और प्यारी अजू भी थीं, फिर भी सोंग किंगशू ने तुरंत रवाना होने का फैसला किया। विदाई के समय वांग युआन ने बस हल्के से सिर हिलाया। उसके सारे विचार अपने चचेरे भाई पर केंद्रित थे। वह केवल मुरोंग फू की कोमल और प्रेम से भरी आंखों को देखती रही। बात यहीं खत्म हो गई। मुरोंग फू जानता था कि अगर उसने उन्हें दोबारा रोकने की कोशिश की तो शक पैदा हो सकता है, इसलिए उसने अजू को खाने का पैकेट तैयार करके उन दोनों को भेजने का आदेश दिया। दोस्तों, आपको हजारों मील दूर यात्रा करनी है। मैंने यात्रा के लिए कुछ तैयार किया है। अगर आप दोनों मुरोंग फू को दोस्त मानते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। मैं कामना करता हूं कि युवा नायक सोंग का घाव जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यानजी वू का दरवाज़ा आप दोनों के लिए हमेशा खुला रहेगा। सोंग किंगशू के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। उसने पैकेज स्वीकार कर लिया और धन्यवाद देते हुए कहा, आज आपके इस नेक इरादे का फल भविष्य में जरूर मिलेगा। जीजाजी, क्या आपको नहीं लगता कि युवा मालिक मुरोंग मेरे प्रति कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे? मांडुओ विला से निकलने के बाद मैडम हू थोड़ी देर सोचने के बाद रुक गईं और अंत में पूछे बिना नहीं रह सकीं। एक सज्जन व्यक्ति हमेशा एक सुंदर महिला पर ध्यान देगा। मेरी भाभी का शरीर रत्न की तरह सुशोभित है, इसलिए मास्टर मुरोंग का उनके प्रति आकर्षित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सोंग किंगशू ने सिर घुमाकर हंसते हुए कहा। जीजाजी, मैडम हू करा उठी। उनकी आवाज़ कोमल और मधुर थी, जिससे सोंग किंगशू की हड्डियां कांप उठीं। आप फिर से हंस रहे हैं। मैं पुलियू जैसी हूं और वह मिस वांग मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर हैं। मास्टर मुरोंग मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? मेरे मन में तो मेरी भाभी मिस वांग से कहीं ज्यादा सुंदर हैं। सोंग किंगशू ने देखा कि मैडम हू ने अपनी भौहें चढ़ा लीं और हमला करने ही वाली थी कि उसने झट से विषय बदल दिया। अगर मेरा अनुमान सही है तो यंग मास्टर मुरोंग की योजना राजा के खजाने को हासिल करने की है। क्या जीजाजी को भी राजा के खजाने के बारे में पता है? मैडम हू हैरान रह गईं। यह उनके दिल का सबसे बड़ा रहस्य था और उनके पास जीजाजी की पिछली बेतुकी बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। मेरी भाभी यह भूल जाती हैं कि मैं सर्वज्ञ के रूप में प्रसिद्ध थी।
इस दुनिया में ऐसी बहुत कम घटनाएं हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सोंग किंगशू ने रहस्यमयी मुस्कान का नाटक किया। क्या जीजाजी को भी राजा का खजाना हासिल करने की इच्छा है? मैडम हू को थोड़ी असहजता महसूस हुई और कुछ देर के लिए उन्हें उनके पास आने के पीछे के उनके असली मकसद पर संदेह हुआ। बिल्कुल, सोंग किंगशू के जवाब ने मैडम हू के दिल को ठंडा कर दिया। मैं इस खजाने का इस्तेमाल भविष्य में बहुत कुछ करने के लिए कर सकती हूँ। मैडम हू का चेहरा बिगड़ता देख सोंग किंगशू समझ गया कि वह इस समय क्या सोच रही हैं। इसलिए सोंग किंगशू हंसते हुए बोला, भाभी चिंता मत कीजिए, हमारी मुलाकात महज संयोग थी और मुझे खजाने का पता भी है, इसलिए आपको मेरे इरादों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है खजाना कहाँ है? मैडम हू ने हैरानी से कहा, यह असंभव है। धीमी आवाज़ में हमेशा मुस्कुराने वाली मैडम हू को इस तरह का भावपूर्ण देखना दुर्लभ था। सोंग किंगशू ने उनके चेहरे पर एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए लेकिन बनावटी मुस्कान के साथ कहा, सब कहते हैं कि मैं वुलिन की सर्वज्ञ हूँ। हालांकि मुझे अभी तक सटीक स्थान का पता नहीं है, फिर भी मुझे सामान्य दिशा का पता है। वहां पहुंचकर मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। आखिर क्या मेरी भाभी मुझे मारने की योजना बना रही थी? मैडम हू ने धीरे से आह भरी, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे जान लेते हो। एक दिन जब मैं बच्चा था, मेरी मुलाकात एक घुमक्कड़ ताओवादी से हुई। उन्होंने देखा कि मेरी हड्डियां अद्भुत थीं और मेरा ज्ञान असाधारण था, इसलिए वे मुझसे बातचीत करने से खुद को रोक नहीं पाए। सोंग किंगशू ने मजबूरी का नाटक करते हुए सिर हिलाया और आगे कहा, उन्होंने कहा, मैं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हूँ और उन्होंने मुझे कई कहानियां सुनाई ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह याद रख सकूं। मैडम हू को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो और उन्होंने पूछा, क्या उसने अपना नाम बताया? उसका नाम जिन योंग लगता था। सोंग किंगशू का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। जिन योंग? मैडम हू ने ध्यान से सोचा, मैंने वुलिन में इस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। उन्हें लगा कि सोंग किंगशू उन्हें सच नहीं बताना चाहता और उनके लिए ज़्यादा पूछना भी उचित नहीं होगा। मध्य हुनान इतना बड़ा है, हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? मैडम हू राजा के खजाने के बारे में और बात नहीं करना चाहती थीं। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि सोंग किंगशू को इसके बारे में कैसे पता चला, इसलिए उन्हें विषय बदलना पड़ा और दूसरी बातों के बारे में सोचना पड़ा। स्वाभाविक रूप से यह जिंगजोऊ ही है, सोंग किंगशू ने आत्मविश्वास से कहा। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर मैडम हू ने सोंग किंगशू के निर्णय पर पूर्ण विश्वास किया और कुछ नहीं कहा। जिंगजोऊ तक की पूरी यात्रा के दौरान सोंग किंगशू दिव्य प्रकाश शास्त्र को खोजने के बारे में सोच रही थी। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि एक घातक रहस्य की कहानी कितनी आगे बढ़ी है। सोंग किंगशू ने इस बारे में ध्यान से सोचा। इसका सबसे अच्छा तरीका ये पता लगाना था कि डिंगडियान जिंगजोऊ की जेल में है या नहीं और क्या उसे कई वर्षों से कैद रखा गया है। जब सोंग किंगशू ने मैडम हू को जिंगजोऊ जेल जाने के विचार के बारे में बताया तो मैडम हू थोड़ी शर्मिंदा दिखीं और बोली, जीजाजी, शायद आपको पता नहीं होगा, इस समय मंगोलिया और सोंग राजवंश जियांग्यान के मोर्चे पर युद्ध कर रहे हैं। जिंगजोऊ जियांग्यान शहर की रसद व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, एक प्रमुख सैन्य शहर होने के नाते जिसके आसपास कम से कम 100,000 सैनिक तैनात हैं। ये हमारी जीवन रेखा है। मुझे डर है कि जिंगजोऊ हवेली की जेल में सेंध लगाना इतना आसान नहीं होगा। अब सोंग किंगशू के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। उपन्यास में वर्णित मार्शल आर्ट गुरुओं की छवि के अनुसार वे जेल की कोठरी तो दूर, शाही महल में भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मामला बिल्कुल अलग था। चलिए एक बार देख लेते हैं, कहीं ऐसा न हो कि बचाव पक्ष उतना सख्त न हो जितना हमने सोचा था। सोंग किंगशू ने अनिच्छा से आग्रह किया। मैडम हू उन्हें मना नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें वादा करना पड़ा। ठीक है, लेकिन जीजाजी को मुझसे वादा करना होगा कि उस समय वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। अब जब आपकी सेहत ठीक नहीं है, अगर सच में कुछ हो गया तो मुझे डर है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है, मैं मूर्ख नहीं हूँ। सोंग किंगशू ने चावल चुपती मुर्गी की तरह सिर हिलाया। दोनों जिंगजोऊ हवेली में स्थित जेल का मुआयना करने के लिए गए। दूर से ही जेल को देखते ही दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने देखा कि हर जगह सैनिक गश्त कर रहे थे और जेल की सुरक्षा बेहद कड़ी थी। मैडम हू सोंग किंगशू की चोट को लेकर चिंतित थीं। ये सुनकर कि वहां किसी को दिव्य प्रकाश शास्त्र के ठिकाने का पता है, उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया। वह वापस मुड़ी और सोंग किंगशू से बोली, जीजाजी, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ। अब दोनों काफी करीब आ चुके थे और बगल में बैठी खूबसूरत महिला से आ रही हल्की खुशबू को सूंघकर सोंग किंगशू थोड़ा खोया खोया सा महसूस करने लगा और उसने जल्दी से कहा, भाभी, जोखिम मत उठाओ। कोई बात नहीं, मैं बस जांच करना चाहती हूँ। मैडम हू ने अपना सिर घुमाया और मनमोहक मुस्कान के साथ पलक झपकते ही धुएं के गुबार की तरह जेल की ओर चल पड़ी। सोंग किंगशू उस पल उसके चेहरे पर आई मुस्कान को देखकर थोड़ा अचंभित रह गया और सोचने लगा कि आखिर उसमें क्या खराबी है। वह खूबसूरत महिलाओं को देखने का आदी था, तो फिर वह सिर्फ एक मुस्कान से उसके मन को कैसे झकझोर सकती थी।
मैडम हु एक अबाबील की तरह फुर्तीली थीं और गश्त लगा रहे सैनिकों के बीच से फिसलती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती गईं। देखते ही देखते सोंग किंगशु उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। प्राचीन मकबरा संप्रदाय की चालन तकनीक सचमुच असाधारण है। सोंग किंगशु ने दबी आवाज में आह भरी। कुछ ही देर बाद हवा में एक चीरने जैसी आवाज आई और मैडम हु उसके पास लौट आई थीं। कैसा रहा? उसके चेहरे के भाव देखकर सोंग किंगशु समझ गई कि खबर अच्छी नहीं होगी। मैडम हु के खूबसूरत चेहरे पर चिंता की झलक थी। मैंने अभी ध्यान से जांच की। जेल की बाहरी सुरक्षा पंक्ति को पार करना संभव है, लेकिन जेल के अंदर केवल एक ही प्रवेश द्वार है और पूरी कोठरी जमीन के नीचे छिपी हुई है। मुझे लगता है कि यह वुलिन के लोगों से बचाव के लिए बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर भी कड़ी सुरक्षा है। जब तक आप जबरदस्ती अंदर न घुसें तब तक अंदर जाना असंभव है। सोंग किंगशु जानती थी कि बलपूर्वक अंदर घुसना अवास्तविक था। ये वास्तविक दुनिया थी। यहाँ की सरकार उपन्यास की तरह इतनी निष्क्रिय नहीं थी और जिंगजोऊ हवेली एक प्रमुख सैन्य नगर में स्थित थी। यहाँ सुरक्षा आमतौर पर बहुत कड़ी रहती थी। अगर जेल में कुछ गड़बड़ हो जाती तो पास की सैन्य टुकड़ी किसी भी समय मदद के लिए पहुंच सकती थी। हालांकि मैडम हु की मार्शल आर्ट कमजोर नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी जेल में घुसकर किसी एक व्यक्ति को बचाना असंभव था। लेकिन अगर वह कोठरी में प्रवेश नहीं करता तो उसे पता नहीं चलेगा कि डिंग डियान वहां थी या नहीं, और उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि एक घातक रहस्य की कहानी कितनी आगे बढ़ चुकी है। रुको, अगर मुझे सिर्फ कथानक के घटनाक्रम को जानना है तो मुझे जेल से शुरू करने की जरूरत नहीं है। सोंग किंगशु के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसने मैडम हु को खींचा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। मैडम हु एक पल के लिए नाराज हो गईं, ये सोचकर कि उनके देवर को हमेशा ऐसी हरकतें करना पसंद था। सौभाग्य से इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद वह अच्छी तरह समझ चुकी थीं कि सोंग किंगशु का व्यवहार आम लोगों से अलग था। उन्हें मर्द औरत के बीच शिष्टाचार का कोई ज्ञान नहीं था। कई बार कष्ट सहने के बाद मैडम हु ये भी जानती थीं कि उनकी हरकतें स्वाभाविक ही थीं। उनके मन में कोई बुरी भावना नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी बर्फ जैसी सफ़ेद कलाई पकड़ने दी और उन पर कोई हमला नहीं किया। सोंग किंगशु अंततः एक भव्य हवेली के सामने पहुंचकर रुक गया। मैंने सुना है कि यह वान परिवार जिंगजोऊ के बड़े परिवारों में से एक है। मेरे जीजाजी यहाँ क्या करना चाहते हैं? मैडम हु ने शांत भाव से अपना हाथ पीछे खींच लिया, सोंग किंगशु की ओर देखा और पूछा, भाभी, आज रात हम वान परिवार से मिलने जा रहे हैं। सोंग किंगशु की आंखें चमक उठीं और उसने विजयी भाव से सोचा, अगर उसे पता चल जाए कि क्याची फोंग वान परिवार की युवा मुखिया बन गई है तो क्या सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाएगा। आधी रात को किसी के घर में घुसना ठीक नहीं है। इस समय मैडम हु ने सोंग किंगशु को कंधे से पकड़ रखा था और वे दोनों एक बेडरूम की छत पर लेटी हुई थीं, इसलिए मैडम हु ने कुछ झिझक के साथ यह बात कही, वान उपनाम वाले इस व्यक्ति के बारे में मुझे अच्छी तरह से समझ है। हालांकि उसकी मार्शल आर्ट कोई खास नहीं है, पर उसके मन में बुरे विचार भरे पड़े हैं। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि वे सबके सामने आ जाएं और हम छिपे रहें। अगर हम उनसे खुलकर और ईमानदारी से मिलेंगे तो वे अंधेरे में हमारे दुश्मन बन जाएंगे। मुझे ज़्यादा सुरक्षित महसूस होगा अगर हम ही छिपे रहें। मुझे हमेशा उनकी साजिशों का निशाना बनने के बारे में सोचकर बेचैनी होती है। सोंग किंगशु ने सुंदर महिला के सहारे झुकते हुए बेझिझक ये बातें कहीं। पता नहीं ये जानबूझकर था या अनजाने में। मैडम हु ने अपनी कोमल उंगली बढ़ाकर सोंग किंगशु की कमर पर धीरे से थपथपाया ताकि वह और करीब न आ सके। चुप रहो, कोई आ रहा है। सोंग किंगशु ने भी नीचे देखा और एक पुरुष और एक महिला को अंदर आते हुए देखा। पुरुष आकर्षक था, उसकी दाढ़ी उसे परिपक्व रूप दे रही थी और महिला एक युवा पत्नी के रूप में सजी हुई थी। कितनी कोमल और सुंदर छोटी स्त्री है। सोंग किंगशु मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। वास्तव में स्त्री का शरीर सुडौल था और उसका शरीर शायद वास्तव में कमजोर नहीं था, लेकिन उसके कमजोर और संकोची स्वभाव के कारण लोग अवचेतन रूप से उसे एक कमजोर युवती मान लेते थे। इस दृश्य ने उसके सभी संदेहों को दूर कर दिया और सोंग किंगशु ने मन ही मन राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि चीफोन की शादी वान गुई से हो चुकी थी और दी युन शायद डिंग डियान के साथ जेल में कष्ट भोग रही थी। इसके बाद जो कुछ हुआ उससे छत पर मौजूद दोनों बेहद शर्मिंदा हो गए। दरअसल जैसे ही युवा जोड़ा बेडरूम में लौटा, वान गुई ने हरकतें शुरू कर दीं। उसने चीफोन को धक्का दिया और दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। मैडम हु ने गहरी सांस ली और अपना सिर घुमाया। सोंग किंगशु को उत्सुकता से तमाशा देखते देख उन्हें गुस्सा आ गया। वह सोंग किंगशु को अपने साथ ले जाना चाहती थीं, लेकिन इससे नीचे बैठे दोनों लोग जरूर सतर्क हो जाते। वह दुविधा में पड़ गईं। सोंग किंगशु को अचानक कमर में दर्द महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो मैडम हु उसे उदास चेहरे से घूर रही थीं। उनके होंठ मानो उसे चेतावनी दे रहे थे, मत देखो। इसलिए उसे अनिच्छा से अपना सिर घुमाना पड़ा। छत पर सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल नीचे वाले कमरे में मौजूद दो लोगों की आवाज़ आ रही थी। मैडम हु और सोंग किंगशु को कमरे में चल रही बातों की कल्पना करके और भी शर्मिंदगी महसूस हुई।
जब उन्होंने सोचा कि वे एक पति पत्नी और किसी दूसरे पुरुष के बीच की बातें सुन रही हैं, तो मैडम हु को अंदर तक पछतावा होने लगा। सोंग किंगशू अलग था। हालांकि वह नीचे चल रही लाइव फिल्म नहीं देख सका, लेकिन उसके बगल में बैठी उस खूबसूरत महिला को हल्के गुस्से और शर्माते गालों के साथ देखना वाकई ताजगी भरा था। वान झेनशान, बाहर आओ। अफसोस की बात है कि स्वर्ग उन्हें इस पल का आनंद लेने नहीं दे रहा था। अचानक बाहर से भयंकर लड़ाई की आवाज आई। वान गुई और ची फॉन्ग के पास अब प्यार जताने का समय नहीं था, इसलिए वे जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर भागे। मैडम हु ने चुपके से राहत की सांस ली। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर सोंग किंगशू को पकड़ा और उड़ गईं। रुको, देखते हैं कौन सा हीरो उस खलनायक को ढूंढने वान झेनशान के पास आया है। शायद वो हमारा संभावित सहयोगी हो। मैडम हु मना नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने सोंग किंगशू की कमर पकड़ ली और कुछ उछल कूद के बाद एक उपयुक्त जगह पर उतर गईं। वे आंगन की दीवार से वान परिवार की गतिविधियों को देखने लगीं। पसलियों के पास से आ रही कोमल और भरी हुई अनुभूति ने सोंग किंगशू को चौंका दिया। इससे पहले हुई आवाज़ के अनुभव के साथ साथ इस अनुभूति ने उसके चेहरे को थोड़ा लाल कर दिया। मैडम हु को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह सोंग किंगशू की कमर पकड़े हुए थी, जिसका फायदा उठाकर सोंग किंगशू ने उनका शोषण किया और उनका पूरा ध्यान आंगन में फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी पर था। वान परिवार के दर्जनों लोगों ने मिलकर उसे घेर लिया, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसके बजाय उन्हें घूंसे मारे गए, लात मारी गई और इधर उधर पटका गया। वान झेनशान अब और चुप नहीं बैठ सका और उसने हमला करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। लियानचेंग तलवारबाजी। आगंतुक ने ठंडी मुस्कान के साथ एक तलवार पकड़ी और उसी तरह की चालों से उसका मुकाबला किया। 1 मिनट रुको। कुछ दौर की लड़ाई के बाद वान झेनशान झट से युद्ध के घेरे से बाहर कूद गया। महामहिम, आप मेरे गुरु की तलवारबाजी तकनीक कैसे जानते हैं? वह मन ही मन थोड़ा शर्मिंदा था। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंदी की मार्शल आर्ट उससे कहीं ज्यादा उन्नत है। ये व्यक्ति लियानचेंग तलवारबाजी भी जानता है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो उसकी जान जा सकती है। मेई नियानशिंग मेरे वरिष्ठ हैं, तुम मुझे क्या समझते हो? उस व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा। वू लियुकी, बर्फ में भीगने वाले भिखारी। वान झेनशान को आखिरकार याद आया कि उसके गुरु ने एक बार अपने छोटे भाई का जिक्र किया था और वह चौंक गया। उसने जल्दी से मुट्ठी भींची और कहा, इस छोटे भाई ने तो मार्शल अंकल को देख लिया है। अभी तक क्या कर रहे हो? उठो, ये तुम्हारे अंकल मास्टर हैं। वू लियुकी ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने बड़े भाई की हत्या की जांच करने आया हूँ। अफवाहें हैं कि उनके 3 शिष्यों ने अपने गुरु के साथ विश्वासघात किया और खजाना पाने के लिए उनकी हत्या कर दी। यान दापिंग और चीचांगफा का कोई पता नहीं है, इसलिए मुझे पहले आप लोगों से बात करनी होगी। मुझे फंसाया गया है। वान झेनशान चिल्लाया। जब उसने अभी अभी वू लियुकी के शब्दों में खामी देखी तो उसने सोचा कि क्यों न कोशिश की जाए। ऐसा नहीं है कि तुमने अभी अभी मेरी मार्शल आर्ट नहीं देखी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तीनों में अपने गुरु को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है? मेरे बड़े भाई की मार्शल आर्ट दुनिया भर में मशहूर थी और वे उस जादुई शास्त्र का अभ्यास भी करते थे। आपके हाथों उनका घायल होना वाकई समझ से परे है। अब वू लियुकी भी उलझन में पड़ गया। उसे भी सच्चाई नहीं पता थी। उसने बस इतना सुना था कि मेई नियानशेंग की मौत उसके 3 शिष्यों के हाथों हुई है, इसलिए वह सच्चाई जानने के लिए आया था। अभी उसने देखा कि वान झेनशान की मार्शल आर्ट वाकई कमजोर है और उसके मन में संदेह होने लगा, तो फिर तुम्हारे गुरु की मौत कैसे हुई? वान झेनशान मन ही मन खुश हो गया। उसने चारों ओर देखा और जल्दी से शर्मिंदगी का नाटक करते हुए कहा, मालिक जी, ये बात करने का सही समय नहीं है। क्या आप कृपया मेरे साथ घर के अंदर चलेंगे? वू लियुकी एक साहसी व्यक्ति था। वह उसकी चालों से नहीं डरता था और उसने सिर हिला दिया। चलो, हमारे पीछे आओ, सोंग किंगशू ने अवचेतन रूप से कहा और मैडम हु ने उसे एक नज़र से देखा, ये सोचते हुए कि वह वास्तव में उसे नौकरानी समझ रहा है, लेकिन फिर भी वह उसे घर के पीछे ले गई और उसकी बात सुनने लगी। चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो बताओ मेरे भाई की मौत कैसे हुई? वू लियुकी ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा। आह आह आह। वान झेनशान ने 3 बार आह भरी और वू लियुकी की अधीरता को देखते हुए उसने जल्दी से कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या चाचा मास्टर को लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली के बारे में पता है। वू लियुकी ने सतर्कता से उसकी ओर देखा। मैंने इसके बारे में अपने बड़े भाई से सुना था, लेकिन क्या ये लियानचेंग तलवारबाजी की तलवार तकनीक नहीं है? इसमें क्या गड़बड़ है? इसका हत्या से क्या संबंध है? बस यही बात है। वान झेनशान ने अपनी जांघ पर हाथ पटका। पता नहीं जिंगजोऊ के प्रीफेक्ट को लियानचेंग तलवारबाजी की नियमावली में छिपे खजाने के बारे में कैसे पता चला? उसके पकड़े जाने के बाद उसने गुरु की हत्या कर दी। उसकी आंखों के कोने से कुछ धुएं के छींटे भी निकल आए। जिंगजोऊ का सरदार लिंग त्विसी। वू लियुकी चौंक गया। वह अलगाववादी खेमे का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वू लियुकी को वान झेनशान की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ।
इसके बजाय उसने पूछा, यद्यपि लिंग त्विसी के पास बहुत सारे सैनिक हैं, फिर भी वह मेरे बड़े भाई की युद्ध कला का सामना नहीं कर सकता। मेरे बड़े भाई को हराना उसके लिए असंभव है। तो उसकी मृत्यु कैसे हुई? मालिक चाचा, क्या आपने कभी गोल्डन डेविल फ्लावर के बारे में सुना है? वान झेनशान ने वू लियूकी के चेहरे के भावों को सावधानीपूर्वक देखा। गोल्डन डेविल फ्लावर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। वू लियूकी पुरानी पीढ़ी से थे और उन्हें कुछ दुर्लभ जहरों के बारे में भी जानकारी थी। बिल्कुल, वान झेनशान ने हल्की सी आह भरी। उस दिन लिंग त्विसी ने हमारे गुरुजी को भोज में आमंत्रित किया था। वहीं उसने गुरुजी को जहर दे दिया। उनकी मार्शल आर्ट की क्षमता 70% से 80% तक कम हो गई और अंत में उस दुष्ट ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन गुरुजी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना बेहतर समझा। उन्होंने लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली का रहस्य बताने से इनकार कर दिया। इससे लिंग त्विसी इतना क्रोधित हुआ कि उसने उन्हें मार डाला। बकवास! वू लियूकी ने मेज पर हाथ पटका। अगर तुम घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे तो तुम्हें ये सब बातें इतनी स्पष्ट रूप से कैसे पता हैं? और अगर तुम घटनास्थल पर थे तो लिंग त्विसी ने तुम्हें जान बचाकर भागने क्यों दिया? वान झेनशान ने चुपके से पसीने की कुछ बूंदें निचोड़ीं। ये चाचा गुरु इतने बूढ़े नहीं थे, उनके गुई एर से ज्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन वुलिन में उनका अनुभव बहुत समृद्ध था। सौभाग्य से उन्होंने पहले से ही एक योजना बना रखी थी और कहा, हम तीनों शिष्य भाई उस समय गुरु के साथ गए थे। हम उस भोज में थे, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी मार्शल आर्ट कमजोर थी और हम गुरु को बचा नहीं सके। लिंग त्विसी द्वारा गुरु की हत्या करने के बाद उसे लगा कि हमें लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली का रहस्य पता होगा, इसलिए उसने हमें जिंदा रखा और वुलिन में यह अफवाह फैला दी कि गुरु की हत्या हम तीनों भाइयों ने की है। उसने लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली प्राप्त कर ली, लेकिन वुलिन के लोग हम तीनों को दोषी ठहरा रहे हैं। वह एक मछुआरे की तरह पर्दे के पीछे छिपकर सारे फायदे उठाने की तैयारी कर रहा है। वू लियूकी ने देखा कि वान झेनशान समझदार और विवेकशील है और वुलिन के लोग आमतौर पर अपने ही शिक्षक की हत्या को बेहद भयावह मानते हैं। इसलिए उसने अवचेतन रूप से वान झेनशान की बातों पर कुछ हद तक विश्वास किया और कहा, आज की बात किसी को मत बताना। तुम्हारी बातों की विश्वसनीयता की बात करें तो मैं प्रीफेक्चर कार्यालय जाकर पता लगा लूंगा। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और तुरंत चला गया। उसकी पीठ की ओर देखते हुए वान झेनशान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, जिंगझोउ शहर में 1 लाख सैनिक हैं। एक प्रांताधिकारी होने के नाते लिंग त्विसी के महल में प्रवेश करना इतना आसान कैसे हो सकता है? आप अंदर तो चले जाएंगे, लेकिन मुझे डर है कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या वह वही महान नायक वू लियूकी हैं जिनका जिक्र जीजाजी ने पहले किया था? मैडम हू ने उत्सुकता से पूछा। सोंग किंगशू मन ही मन सोच रहा था कि वू लियूकी को चालाक वान झेनशान ने स्पष्ट रूप से मूर्ख बना दिया है, लेकिन इस समय ये बात जाहिर करना उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसे चिंता थी कि लिंग त्विसी से निपटने के लिए वू लियूकी की शक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरे दिन की सुबह सुबह सड़क किनारे एक खाने की दुकान पर मैडम हू ने अचानक सोंग किंगशू से कहा, जीजाजी, हम किसी को बचाने और जानकारी हासिल करने के लिए जेल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका कोई आसान तरीका नहीं है? कोई आसान तरीका? सोंग किंगशू के दिमाग में एक विचार कौंधा, लेकिन वह विशिष्ट विचारों को समझ नहीं पाया। मेरे बहनोई के अनुसार जेल में एक कैदी है जो दिव्य प्रकाश शास्त्र के बारे में जानता है। तो हमें बस उससे संपर्क करने की आवश्यकता है। हमें उसे बचाने की क्या जरूरत है? मैडम हू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सोंग किंगशू को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके मन में सामने खड़ी खूबसूरत महिला को गले लगाने और चूमने की तीव्र इच्छा जागी। भाभी सचमुच एक महिला झूगे लियांग हैं। हाँ, वह बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अंदर नहीं जा सकता। वे जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते थे उतना ही ज्यादा उत्साहित होते जाते थे और जेल में प्रवेश करने की अपनी योजनाओं में लगातार सुधार करते रहते थे। उस दिन दोपहर में एक युवा विद्वान प्रांताध्यक्ष के महल के सामने आया और लिंग त्विसी के लिए एक शुभकामना पत्र सौंपा। नौकर ने देखा कि दूसरा व्यक्ति अच्छे ढंग से सुसज्जित था और चांदी के प्रभाव में आकर वह मुड़कर अंदर जाकर सूचना देने चला गया। कुछ ही देर बाद सोंग किंगशू का अंदर स्वागत किया गया। युवा स्वामी सोंग, आप महल में इस अधिकारी से क्यों मिलना चाहते थे? लिंग त्विसी ने सोंग किंगशू की ओर थोड़ी झुंझलाहट से देखा। वह झुंझलाहट से बच नहीं सका। जियांग्यांग में मोर्चे पर लड़ाई उसके पक्ष में नहीं थी। पीछे के प्रमुख अधिकारी के रूप में उस पर बहुत दबाव था। वह लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली के रहस्य के बारे में भी बात करने को तैयार नहीं था। मेरी यात्रा का उद्देश्य वरिष्ठ के मन में दबी एक चिंता को दूर करना है, सोंग किंगशू ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। इन विद्वानों को इस तरह का व्यवहार करना पसंद था और लिंग त्विसी को तुरंत बुरा लगा। अगर आज आधिकारिक दस्तावेजों की प्रक्रिया न होती तो वह इस व्यक्ति को बाहर निकाल देता। सोंग किंगशू की बातें सुनकर लिंग त्विसी ने बस हल्की सी ओह की आवाज निकाली और भावहीन बना रहा।
वरिष्ठ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो बस एक मामूली विद्वान हूँ, मैं उनकी समस्याओं को सुलझाने में क्या मदद कर सकता हूँ। सोंग किंगशू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सचमुच, अगर बात देश के आज के किसी बड़े मुद्दे की हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बात वरिष्ठों के निजी मामलों की हो। सोंग किंगशू अचानक बोलते बोलते रुक गए। लिंग ट्विसी का दिल उछल पड़ा और उसने सोंग किंगशू को ध्यान से देखा। क्या मैं जान सकता हूँ कि युवा विद्वान किस बारे में बात कर रहे हैं? सोंग किंगशू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास और कोई हुनर नहीं है, लेकिन मैं कठोर हड्डियों वाले कैदियों के मुंह खुलवाने में माहिर हूँ। लिंग ट्विसी का चेहरा अचानक नीला पड़ गया और उसने क्रूर स्वर में पूछा, लियानचेन तलवारबाजी नियमावली के बारे में आप कितना जानते हैं? सोंग किंगशू उसके इस अचानक गुस्से को देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने शांत होने का नाटक करते हुए कहा, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जेल में बंद व्यक्ति से बात निकलवाने का एक तरीका है, लेकिन जानकारी को आधा आधा बांटना होगा। तुम्हें बहुत भूख लगती है, लिंग ट्विसी ने बिना मुस्कुराए कहा, मुझे लगता है तुम्हारा पेट इतनी बड़ी चीज को पचा नहीं पाएगा। वह मन ही मन हैरान था कि यह व्यक्ति इतनी स्पष्ट रूप से सब कुछ कैसे जान सकता है। मैं जवान हूँ, मेरी भूख अच्छी है। सोंग किंगशू मुस्कुराए, इतने सालों बाद भी क्या मास्टर लिंग को उस व्यक्ति का मुंह खुलवाने का आत्मविश्वास है? लिंग ट्विसी मन ही मन सोच रहा था कि इतने सालों की यातना के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। डिंग डियान शायद मरने तक कुछ नहीं बोलेगा और वह उसे मार भी नहीं सकता। हाल ही में उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आधी रात को उसने एक बेहद क्रूर योजना भी बनाई, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह कामयाब होगी या नहीं। अगर वह नाकाम रहा तो डिंग डियान का सुराग खुल जाएगा, इसलिए वह अभी भी हिचकिचा रहा था। क्या तुम सचमुच उससे लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली का रहस्य उगलवा सकते हो? लिंग ट्विसी ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। मुझे कोशिश करने दीजिए, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर यह काम नहीं करता है तो वरिष्ठ अधिकारी जो चाहें कर सकते हैं, सोंग किंगशू ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, लिंग ट्विसी अत्यंत प्रसन्न हुआ, अगर तुम सचमुच उससे वह रहस्य उगलवा सको तो खजाना मिलने के बाद मुझे 70% और तुम्हें 30% मिलेगा। नौजवान, ज्यादा लालच मत करो। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे सचमुच खजाना मिल गया तो क्या मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा? उसने ऐसा सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी की सतर्कता कम करने के लिए कहा था, ताकि युवा विद्वान को लगे कि वह सचमुच उसके साथ खजाना बांटने को लेकर गंभीर है। सोंग किंग के चेहरे पर आंतरिक संघर्ष के भाव दिखाई दिए और अंत में उसने एक लंबी आह भरी, कोई बात नहीं, 30% काफी है। बस यह मामला पूरी तरह से मुझे सौंप दिया जाना चाहिए और इसमें कुछ समय लग सकता है, कम से कम आधा महीना और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। अगर उस व्यक्ति को कोई भी खामी नजर आए तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। सहमत? लिंग ट्विसी ने कुछ देर हिचकिचाने के बाद सहमति में सिर हिलाया, आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं संबंधित लोगों को आदेश दूंगी कि वे आपके साथ पूरा सहयोग करें। लेकिन अगर आप पूरा खाना खाना चाहते हैं तो सोच समझकर खा लें कि क्या आप उसे पचा पाएंगे। हाँ हाँ, सोंग किंगशू ने झुककर अभिवादन किया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहता जिसे जेल में कई वर्षों तक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। लिंग ट्विसी के लोग गुप्त रूप से सोंग किंगशू पर नजर रख रहे थे। हालांकि इस दौरान वह महल में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, लेकिन वह महल से बाहर नहीं निकल सकता था। सोंग किंगशू को कोई परवाह नहीं थी और वह सीधे उस कोठरी में चला गया जहां डिंग डियान को रखा गया था। उसने एक स्टूल खिसकाकर एक तरफ बैठ गया और कुछ नहीं बोला, बल्कि चुपचाप कोठरी में बंद उन दोनों बेचारे लोगों को देखता रहा। दी यून को बहुत पहले से ही डिंग डियान से मार खाने का डर था। इस समय वह चुपचाप कोने में छिप गया और कोई आवाज नहीं की। डिंग डियान ने देखा कि दूसरी तरफ एक नया चेहरा बैठा है जो बिना कुछ बोले उसे घूर रहा है और गुस्से से बोला, क्या देख रहे हो, कमीने? मैं 2 बेचारे कीड़ों को देख रही हूँ। सोंग किंगशू को इससे कोई आपत्ति नहीं थी और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डिंग डियान ठीक था, लेकिन दी यून इतना दुखी था कि रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो? डिंग डियान उसे फिर से बुरी तरह पीटने के लिए आगे बढ़ा। दी यून को इस मामले में पहले से ही अनुभव था। वह जानता था कि जितना ज्यादा वह चिल्लाएगा उतनी ही जोर से उसे पीटा जाएगा। इसलिए उसे दांत पीसकर सब्र करना पड़ा। लड़ाई मत करो, वह जासूस नहीं है। सोंग किंगशू ने उन दोनों को देखा जो भविष्य में अच्छे भाई बनेंगे। अगर तुम कहते हो कि ऐसा नहीं है तो वह जासूस होगा। मैं उसे मार डालूंगा। डिंग डियान ने मुक्कों से और जोर से मारना शुरू कर दिया। सोंग किंगशू स्तब्ध और अवाक रह गया। ठीक है, तो आप उसे जासूस मान सकते हैं। हाँ, वह एक जासूस है। डिंग डियान की आंखें चमक उठीं और डी यून को एक बार फिर से जमकर मार पड़ी। मिस लिंग मर रही हैं। ये देखकर कि उसने अनजाने में दी यून को पिटवा दिया है, उसे थोड़ा दुख हुआ, इसलिए उसे एक बड़ा घातक दांव कुर्बान करना पड़ा। क्या? डिंग डियान अचानक रुक गई और गंभीर चेहरे के साथ दौड़कर बोली, तुमने अभी क्या कहा? क्यों न तुम उसे पहले जाने दो। उनके बीच एक कोठरी थी, इसलिए सोंग किंगशू को उसके अचानक बाहर निकलने का डर नहीं था।
ये बेवकूफ़ लड़का वाकई बदनसीब है। इसे यहाँ सिर्फ इसलिए फेंक दिया गया है क्योंकि लिंग ट्विसी को लगा कि शायद तुम उसे अपने दिल का राज बता दोगी। लिंग ट्विसी को लगता है कि इस बेवकूफ़ लड़के से निपटना तुमसे ज़्यादा आसान है। दरअसल कई वर्षों तक साथ रहने के बाद डिंग डियान ने मन ही मन ये बात समझ ली थी। उसे सीधे लिंग ट्विसी का नाम लेते देख उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम कौन हो? मैं एक महान दयालु व्यक्ति हूँ जो लोगों को कष्टों से बचाता है। तुम दोनों बहुत कष्ट झेल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी राहत देने आया हूँ। सोंग किंगशू ने उन दोनों की दयनीय हालत पर एक नज़र डाली। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर गंदे थे। उनकी दयनीय स्थिति के बारे में सोचकर उसे ऐसा करने में थोड़ी शर्म महसूस हुई। इस बार लिंग ट्विसी ने कौन सी चाल चली है? डिंग डियान उस समय बहुत सतर्क थी। लिंग ट्विसी, सोंग किंगशू ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हीरो डिंग, चलो एक सौदा करते हैं। तुम क्या चाहते हो? डिंग डियान ने उसे नहीं रोका। ये जानने के बाद कि मिस लिंग अभी भी ठीक हैं, वह उदासीनता से पीछे बैठ गया। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपके लियानचेंग तलवारबाजी मैनुअल के लिए यहाँ आया हूँ? सोंग किंगशू मुस्कुराया, दरअसल मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मुझे लियानचेंग तलवारबाजी मैनुअल का रहस्य पहले से ही पता है जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। अरे जाओ, ये झूठ बच्चों को बताओ। डिंग डियान ने सूखी हंसी हंसी। तुम्हें विश्वास नहीं होता? सोंग किंगशू खड़ा हो गया, मैं तुम्हें लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली का रहस्य बता सकता हूँ और देखो कि क्या तुम्हारे ज्ञान से कोई अंतर है। तुम बस यूं ही बेमतलब की बातें कर रहे हो। डिंग डियान ने शक भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। सोंग किंगशू ने कड़वाहट से हंसते हुए धीमी आवाज़ में कहा, वीर डिंग, मुझे पता है कि आपकी मार्शल आर्ट अभी भी बरकरार है, इसलिए कृपया ध्यान से सुने। क्या कुछ मीटर के दायरे में कोई और है? अगर लिंग ट्विसी के आदमियों ने सुन लिया तो मुझे डर है कि मेरा भी वही हाल होगा जो आपका हुआ है। मेरी नसें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि ध्यान से सुने। डिंग डियान भी सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान से जांच की। चलिए बात करते हैं। 10 फीट के दायरे में आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं है। सोंग किंगशू ने दी युन को घूरते हुए कहा, उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ बातें नहीं जाननी चाहिए। डिंग डियान ने भौहें चढ़ाईं और फिर दी युन के सुन्न पड़े एक्यूपॉइंट को छुआ। सोंग किंगशू ने राहत की सांस ली और लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली का रहस्य उजागर कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, डिंग डियान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने सोंग किंगशू को घूरते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? यह महत्वपूर्ण नहीं है, सोंग किंग ने कहा। अब आपको यह मानना चाहिए कि मैं लिंग ट्विसी के समूह से संबंधित नहीं हूँ। तो फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? डिंग डियान बहुत हैरान थी। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूँ? सोंग किंगशू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जल्दी से मेरी नब्ज जांच लो और देखो कि क्या तुम्हारा दिव्य प्रकाश शास्त्र इसे ठीक कर सकता है। अभी अभी उसने जो कहा उसे सुनकर डिंग डियान के मन में सब कुछ स्पष्ट हो गया और उसने अपनी नब्ज को हल्के से जांचा और कुछ शब्द कहे, इसे ठीक किया जा सकता है। सोंग किंगशू आखिरकार शांत हो गई और बोली, मुझे ये कहना ही पड़ेगा। लिंग ट्विसी सचमुच मूर्ख है। अगर वह सीधे अपनी बेटी को यहाँ भेजकर आपसे सगाई के उपहार के रूप में लियानचेंग तलवारबाजी की नियमावली मांगने को कहे तो क्या आप सहमत नहीं होंगी? लिंग ट्विसी को लगता था कि दुनिया में हर कोई उसी की तरह है, इसलिए उसने रक्षात्मक स्वभाव वाली डिंग डियान को नाराज कर दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डिंग डियान की नज़रों में उसकी बेटी किसी भी खजाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। सोंग किंगशू की बातें सुनकर डिंग डियान को अचानक आत्मविश्वास महसूस हुआ और उसका चेहरा शांत हो गया। भला उसे कैसे पता चलता कि सोंग किंगशू ने उसे सहज महसूस कराने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा था? बात बस इतनी है कि अब मुझे उसका असली चेहरा पता चल गया है। मैं उसे लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली का रहस्य बताने से बिल्कुल इनकार करता हूँ। डिंग डियान ने कड़वाहट से कहा, उसके दिल में इतने सालों से दबा हुआ घुटन भरा गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने तुमसे लियानचेंग तलवारबाजी की नियमावली सौंपने के लिए नहीं कहा था। सोंग किंगशू मुस्कुराया, हमारे बीच का समझौता लिंग ट्विसी के मामले से संबंधित नहीं है। क्या सौदा है? डिंग डियान को आखिरकार थोड़ी दिलचस्पी हुई। मैं तुम्हारी और मिस लिंग की शादी करवाने के लिए जिम्मेदार हूँ और तुम मेरी नसों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हो, कैसा रहेगा? सोंग किंगशू ने उसे गुस्से भरी निगाहों से घूरते हुए कहा। हालांकि डिंग डियान के चेहरे पर वह खुशी नहीं दिखी जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि उसने आह भरी, क्या आप जानते हैं कि मैं इतने सालों से स्वेच्छा से यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ? सोंग किंगशू ने पूछा, क्यों? यहाँ आने से पहले मैंने मार्शल आर्ट में अपना वर्तमान स्तर हासिल नहीं किया था। साथ ही अगर मैं भागना भी चाहूँ तो जेल की लोहे की दीवार जैसी सुरक्षा को पार नहीं कर सकता। डिंग डियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। दूसरी बात, मेरे लिए भागना बेकार है। शुआंगहुआ मेरे साथ नहीं जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहीं रहूं। यहाँ से मैं दूर से खिड़की पर रखे उसके गुलदाउदी के फूलों को देखकर अपना अकेलापन दूर कर सकता हूँ।
डिंग डियान की आंखें कोठरी की छोटी खिड़की से दूर दिख रही छोटी इमारत को स्नेह से देख रही थीं। वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आना चाहती? हालांकि सोन किंगशू को कथानक की सामान्य जानकारी थी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें उससे अनभिज्ञ थीं। मुझे नहीं पता, डिंग डियान ने अपने चेहरे पर सौम्य भाव दिखाते हुए कहा। वह एक नेक महिला है और यह स्वाभाविक है कि वह किसी गुमनाम पुरुष के साथ भाग न जाए। इसके अलावा लिंग क्विसी ने उसे ऐसी घिनौनी शपथ लेने के लिए मजबूर किया। शपथ के बारे में बोलते हुए डिंग डियान का चेहरा क्रूर हो गया। कैसी शपथ? सोन किंगशू को इस पर थोड़ी आपत्ति हुई। ये तो बस एक प्रतिज्ञा थी। प्राचीन काल के लोग इतने मूर्ख क्यों थे? उसके पिता ने उसे मेरी जान से मारने की धमकी दी और उससे ये कसम खिलवाई, वह मेरे जीवनकाल में मुझसे दोबारा नहीं मिल सकती, अन्यथा उसकी माँ की आत्मा को परलोक में दिन रात यातना सहनी पड़ेगी। ये कहते हुए डिंग डियान के दांत लगभग टूट गए। अपनी जान का इस्तेमाल किया। सोन किंगशू का चेहरा अजीब हो गया। भले ही वह सहमत न हो, लिंग क्विसी तुम्हें नहीं मारेगी, इसीलिए तो वह इतना क्रूर है। डिंग डियाना ने दीवार की ओर देखा और अचानक वहां एक हाथ का निशान दिखाई दिया। सोन किंगशू ने मन ही मन बुदबुदाया, अब थोड़ा मुश्किल होगा। मानो वह सोन किंगशू के मन की बात जानता हो। डिंग डियान ने कहा, अगर तुम सचमुच शुआंगहुआ को मेरे साथ भागने के लिए मना सकते हो तो मैं तुम्हें दिव्य प्रकाश शास्त्र सिखा सकता हूँ। सोन किंगशू ने खुशी से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, ठीक है, मुझ पर छोड़ो, मैं पहले मिस लिंग की मानसिक स्थिति का जायजा लेने जाता हूँ, फिर हम दिव्य प्रकाश शास्त्र के विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ये सोचकर कि आखिरकार उसे एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी है, सोन किंगशू एक पल के लिए प्रसन्न हो गया। वह पागलों की तरह तेजी से बाहर भागा। सोन किंगशू की कुछ हद तक क्रोधित पीठ को देखते हुए डिंग डियान ने ठंडी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, इतने कम समय में कोई भी दिव्य प्रकाश शास्त्र को सीखने की आशा कैसे कर सकता है? दरअसल डिंग डियान को उसके धोखे के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। वह बस दूसरे इंसानों से बहुत तंग आ चुका था। मानवता के कुटिल स्वभाव के अपने अनुभव के कारण उसे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। जब सोन किंगशू मिस लिंग की छोटी सी इमारत में पहुंचा तो उसे पहरेदारों ने रोक दिया और कहा, मास्टर लिंग का आदेश है, उनके अलावा कोई भी मिस लिंग से नहीं मिल सकता। एक टोकन दिखाने के बाद सोन किंगशू ने कहा, मास्टर लिंग ने मुझे हवेली में कुछ भी करने की अनुमति दी है। सभी को मेरे साथ सहयोग करना होगा। मुझे लगता है कि आपको ये खबर मिल गई होगी। दोनों गार्ड कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर भी हिचकिचाते रहे। सोन किंगशू इतना उत्साहित था कि उसने उनकी परवाह नहीं की और सीधे सामने खड़े पुडाव को धक्का देकर ऊपर चला गया। जब वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे ऐसा लगा मानो चारों ओर प्रकाश की किरणें नाच रही हों और कमरे के भीतरी हिस्से में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। आकृति एक महिला जैसी थी। सोन किंगशू किसी महिला के कमरे में इतनी अचानक प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए उसे धीरे से खांसना पड़ा ताकि महिला को पता चल जाए कि कोई ऊपर आ रहा है। कौन? हालांकि लिंग शुआंगहुआ घबरा गई थी, उसने कोई और प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और बस यूं ही पूछ लिया। उसके लहजे में उदासीनता महसूस करते हुए सोन किंगशू ने मन ही मन आह भरी। यह एक खूबसूरत महिला थी जो दुखद रूप से टूट गई थी। मास्टर डिंग के आदेश पर मैं मिस लिंग से मिलने आया हूँ। सोन किंगशू को इससे बेहतर कोई उपाय नहीं सूझा। उनका ध्यान आकर्षित करने का यही सबसे अच्छा तरीका था। फिर उसे एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी जो किसी स्टूल के ज़मीन पर गिरने जैसी लग रही थी। वाकई, जब लिंग शुआंगहुआ ने डिंग डियान की खबर सुनी तो वह जल्दी से बाहर भागी, जाली का पर्दा खोला और सोन किंगशू की ओर चिंता से देखते हुए बोली, कौन से मास्टर डिंग? उसने हल्के पीले रंग की पोशाक पहने एक युवती को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। हालांकि उसका चेहरा हल्के जालीदार कपड़े से ढका हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर दिख रही चिंता छिपी नहीं थी। जब उसने गौर से देखा तो उसे उसके घूंघट के किनारे पर कुछ लाल निशान दिखाई दिए। सोन किंगशू ने इस खूबसूरत महिला को देखकर मन ही मन आह भरी। चेहरे के बिगड़ने से पहले वह कितनी सुंदर रही होगी। मास्टर डिंग ने मुझे यहाँ आकर मिस लिंग से कुछ बात करने का आदेश दिया है। सोन किंगशू ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। क्या वो इन दिनों ठीक है? लिंग शुआंगहुआ की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। ओह, मुझे डर है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। सोन किंगशू ने मन ही मन सोचा, अगर किसी की हड्डियां चीर दी जाएं, नसें निकाल ली जाएं और फिर उसे कई सालों तक जेल में यातनाएं दी जाएं, तो किसी को भी अच्छी जिंदगी जीना नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल वह मरेगा नहीं। लिंग शुआंगहुआ ने उदास मुस्कान के साथ कहा, बड़े भाई डिंग के सभी कष्टों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मिस लिंग, चूंकि ये सब हो चुका है इसलिए इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। सोन किंगशू को यहाँ आने का अपना इरादा याद आया और उसने जल्दी से पूछा, आप मास्टर डिंग के साथ भाग क्यों नहीं जाना चाहती थीं? छोटे स्वामी ने भी इसे देखा होगा। मेरी शर्मनाक हालत। मैं प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना और बुद्ध की आराधना करती हूँ और मेरी बस यही कामना है कि बड़े भाई डिंग सुरक्षित रहें और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। लिंग शुआंगहुआ ने धीरे से घूंघट का एक कोना उठाया और उसके बर्फ जैसे सफ़ेद चेहरे पर कुछ भयानक लकीरें दिखाई दीं। मिस लिंग, मैं हमेशा से आप और मास्टर डिंग के बीच के प्यार की प्रशंसक रही हूँ।
क्या आपको सच में लगता है कि मास्टर डिंग को आपकी शक्ल सूरत की परवाह है? सोंग किंगशू ने भौहें चढ़ा लीं। निशान थोड़े थोड़े ध्यान खींचने वाले तो थे, लेकिन ये वजह नहीं होनी चाहिए। बेशक मुझे पता है कि वह मुझे तुच्छ नहीं समझेगा। लिंग शुआंगहुआ धीरे से मेज पर बैठ गई और अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिए अपने सामने रखे फूलों के गमले से खेलने लगी। बस मैं नहीं चाहती कि वह इतनी बदसूरत पत्नी से शादी करे। वह स्पष्ट रूप से दिल से नहीं बोल रही थी और सोंग किंगशू इन मूर्ख पुरुषों और महिलाओं से बहस शुरू करने में बहुत आलसी था। इसलिए उसने सीधे पूछा, मैंने सुना है कि लॉर्ड लिंग ने आपको एक जहरीली शपथ लेने के लिए मजबूर किया था, जिसमें कहा गया था कि यदि आप इस जीवन में फिर से डिंगडियान को देखेंगी तो आपकी माता की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ेगा। क्या मिस लिंग को पता था कि अगर आपने ये शपथ नहीं भी ली होती तो भी आपके पिता लियानचेंग तलवारबाजी मैनुअल के लिए मास्टर डिंग को नहीं मारते? हैरानी की बात यह थी कि लिंग शुआंगहुआ के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि वह मुड़कर सोंग किंगशू को घूरने लगी और बोली, अभी अभी तो यह महिला घबराई हुई थी और मैंने अभी तक छोटे मालिक का नाम भी नहीं पूछा है। ये नीच सोंग किंगशू है। उसकी इस योजना ने सोंग किंगशू की पिछली जिंदगी की सभी चालों को शर्मिंदा कर दिया। उसकी नज़र देखकर वह समझ गया कि उसके मन में संदेह है, इसलिए उसने ऊपरी तौर पर लिंग त्विसी के साथ मिलकर काम करने की अपनी योजना का खुलासा किया, लेकिन असल में उसने डिंगडियान से गुप्त रूप से समझौता कर लिया था और उससे बात करने आया था। केवल डिंगडियान और उसे ही पता थे। उन गुप्त कोडों को सुनने के बाद लिंग शुआंगहुआ ने आखिरकार अपनी झिझक छोड़ दी और धीरे से आह भरी, मैं इसे यंग मास्टर सोंग से नहीं छिपाऊंगी। जब मुझे लियानचेंग तलवारबाजी मैनुअल के बारे में पता चला तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतनी गंभीर बात की कसम खाना जब झूठ के कारण हुआ हो तो स्वाभाविक रूप से सच नहीं हो सकता। सोंग किंगशू ने उसे दिलासा दिया। लिंग शुआंगहुआ हल्की सी मुस्कुराए। हालांकि उसका रूप बिगड़ गया था, फिर भी सोंग किंगशू को उसके हाव भाव से उसकी सुंदरता का कुछ अंश महसूस हुआ। पर जब मैंने वह शपथ ली थी तो मैंने पूरी ईमानदारी से ली थी। मैं अपनी मां को परलोक में कष्ट देने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। सोंग किंगशू को दोबारा बोलने ही वाला देखकर लिंग शुआंगहुआ ने हाथ उठाकर उसे रोका और आगे कहा, दरअसल एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मैंने इस बारे में बड़े भाई डिंग से भी बात नहीं की है। शुरुआत में मेरे पिता ने मेरी शादी का रिश्ता उनके वरिष्ठ अधिकारी, राजधानी शियांग्यान के प्रीफेक्ट और शियान के गवर्नर के परिवार में तय किया था। लेकिन क्योंकि मुझे बड़े भाई डिंग से प्यार हो गया और मैंने शादी से इनकार कर दिया, इसलिए मैंने अपने पिता और लू परिवार दोनों को शर्मिंदा किया है। अगर मैं सचमुच बड़े भाई डिंग के साथ चली जाती हूँ तो मुझे डर है कि मैं लू परिवार को बहुत नाराज कर दूंगी। मेरे पिता चाहे कितने भी क्रूर क्यों न हो, आखिर वो मेरे पिता ही हैं। मैं उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। लू वेनहुआ। सोंग किंगशू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये वाकई कोई बड़ी मुसीबत थी। वह काफी समय से इस दुनिया में घूम रहा था और धीरे धीरे कई बातों को समझ चुका था। शियांग्यान कई सालों से मंगोल सेना से लड़ रहा था। हालांकि गो जिंग और उनकी पत्नी हुआन रोंग की मदद से वह टिका रहा, लेकिन मुख्य अधिकारी लू वेनहुआ का भी इसमें बड़ा योगदान था। लू वेनहुआ इस समय जिंगशियांग का नेतृत्व कर रहा था और भारी बख्तरबंद सैनिकों का नियंत्रण उसी के हाथ में था। उसका भाई लू वेंडे हुआई नदियों की रक्षा करता था। ये दोनों भाई सिचुआन के शुवान्यू दूत यूजी के साथ सोंग राजवंश के 3 सबसे बड़े जागीरदारों में गिने जाते थे। हालांकि लिंग त्विसी को लू वेनहुआ के समान गुट का सदस्य माना जा सकता था, फिर भी वह उनके बराबर नहीं था। अगर उसने लू परिवार को नाराज किया तो लिंग त्विसी का अंत निश्चित था। वह सचमुच एक आज्ञाकारी पुत्री थी। उसके पिता इतने क्रूर थे, फिर भी वह उनकी सुरक्षा के बारे में सोचती थी। सोंग किंगशू ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि लिंग शुआंगहुआ के दिल में बसी गांठ को सुझाने के लिए उसे उसके पिता से ही शुरुआत करनी होगी। क्या मैं जान सकता हूं कि मिस लिंग बौद्ध धर्म या ताओवाद की अनुयायी हैं? सोंग किंगशू ने अचानक पूछा। अच्छा, मैं बौद्ध धर्म में विश्वास करती हूँ। लिंग शुआंगहुआ को यह नहीं पता था कि उसने अचानक ये क्यों पूछा और उसने प्रश्नवाचक स्वर में उत्तर दिया। तो मिस लिंग को 6 पुनर्जन्म की अवधारणा के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी। क्या आप इस तुच्छ व्यक्ति के लिए उनमें से 1 या 2 की व्याख्या कर सकती हैं? सोंग किंगशू को विनम्रतापूर्वक सलाह मांगते देख लिंग शुआंगहुआ एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर भी धीरे से बोली, सभी प्राणी कर्मों के बंधन में बंधे हुए जीवन और मृत्यु के 6 लोकों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहिया घूमता रहता है। यदि आप मुक्ति की खोज नहीं करेंगे तो आप हमेशा 6 लोकों में ही रहेंगे। जीवन और मृत्यु शाश्वत हैं, कभी ना खत्म होने वाले। 6 लोकों को 3 उच्च लोकों और 3 निम्न लोकों में विभाजित किया गया है। तो पुनर्जन्म के दौरान कौन ये निर्धारित करता है कि कोई उच्च लोकों में प्रवेश करेगा या निम्न लोकों में? सोंग किंगशू ने अचानक पूछा। लिंग शुआंगहुआ सोंग किंगशू के इशारे को थोड़ा बहुत समझ चुकी थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कहा, 10 बुरे कर्म करने पर तुम नरक, प्रेत और पशुलोक के 3 निचले लोकों में गिरोगे। वहीं दूसरी ओर 10 अच्छे कर्म करने पर तुम देवता, असुर और मनुष्यलोक के 3 उच्च लोकों में जन्म लोगे।
सोंग किंगशू ने प्रशंसा भरी नज़र से कहा, मैंने सुना है कि श्रीमती लिंग की माताजी अपने जीवन काल में नगर में अपने सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने जीवन भर अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उनका तीनों निम्न लोकों में गिरना असंभव है। मैंने कभी किसी गुणी व्यक्ति के निम्न लोकों में गिरने के बारे में नहीं सुना। यदि उन्हें शूरा लोक नहीं मिलता तो केवल मनुष्य लोक और देवलोक ही शेष रह सकते हैं। चाहे कोई भी लोक हो, उनकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा। श्रीमती लिंग ने शपथ ली थी, यदि मैं बड़े भाई डिंग से फिर मिली तो मेरी माताजी की आत्मा को परलोक में दिन रात कष्ट होगा। इसलिए क्या मैं श्रीमती लिंग से पूछ सकती हूँ, क्या आपको लगता है कि उन्हें अपने अच्छे कर्मों के लिए परलोक में कष्ट होगा, चाहे वे जीवित हों या बाद में? बिल्कुल नहीं। देवी देवताओं और बुद्धों की राय के बिना भी लिंग शुआंगहुआ कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां निचले 3 लोकों में प्रवेश करेगी। बस इतना ही। सोंग किंगशू ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मिस लिंग, अब आपको उस जहरीली शपथ के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विद्वान सोंग, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जैसे ही उन्होंने उसे ज्ञान दिया, लिंग शुआंगहुआ को लगा जैसे उसका हृदय अचानक निर्मल हो गया हो और उसके ऊपर से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। पहले वह उलझन में थी और उसे इस बात का एहसास नहीं था। डिंग डियान एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति था और उसका मन इतना कोमल नहीं था, जिसके कारण दोनों कई वर्षों तक एक अनावश्यक विषैली शपथ के बोझ तले दबे रहे। मिस लिंग, चिंता मत करो, ऐसा कोई ना कोई तरीका जरूर है जिससे तुम्हारी और मास्टर डिंग की शादी हो जाएगी। सोंग किंगशू ने आखिरकार दोनों के बीच की समस्या को सुलझा लिया और उसे पूरा भरोसा हो गया कि अब यह नाटक लगभग खत्म हो चुका है, और वह अलविदा कहने के लिए खड़ा हो गया। इस मामले में हमें आपको परेशान करना पड़ेगा, युवा स्वामी सोंग। लिंग शुआंगहुआ खड़ी होकर बोली। भले ही उनका चेहरा उदास था, लेकिन उनके हाव भाव से एक शालीन और परिष्कृत स्वभाव झलक रहा था। सोंग किंगशू ने प्यार से मुस्कुराते हुए जाने के लिए मुड़ गईं। क्या तुमने शुआंगहुआ को देखा है? जेल में डिंग डियान उत्साह से खड़ा हो गया। उसने सोंग किंगशू की ओर देखते हुए पूछा, वह कैसी है? सोंग किंगशू ने थोड़ा कड़वाहट महसूस करते हुए सिर हिलाया। तुम दोनों प्रेमी जोड़े अपनी पहली ही बात में एक ही बात कह देते हो। उसके लिए सब ठीक है, लेकिन अत्यधिक चिंता के कारण वह थोड़ी दुबली हो गई है। यह अच्छा है, यह अच्छा है, डिंग डियान ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। ज्यादा खुश मत होइए, सोंग किंगशू ने हल्की खांसी करते हुए कहा। चलिए दिव्य प्रकाश शास्त्र के बारे में बात करते हैं। डिंग डियान अचानक सतर्क हो गया। शुआंगहुआ और मेरे जिंगझोउ शहर छोड़ने के बाद हम स्वाभाविक रूप से आपको दिव्य दीप्ति शास्त्र सौंप देंगे। सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्कुराहट तो सिर्फ एक मुर्गी को पकड़ने की भी ताकत नहीं है। अगर मैं पीछे छूट गई तो क्या करूंगी? जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तब तुम्हें यह मिल जाएगा। डिंग डियान ने बाहें मोड़कर ठंडी सांस ली। अभी तुम्हें सिखाना मेरे लिए नामुमकिन है। खैर, भले ही आपकी बातें विश्वसनीय हों, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका दिव्य प्रकाश शास्त्र सचमुच मेरी नसों को ठीक कर पाएगा या नहीं। सोंग किंगशू ने संदेह भरी नज़र से कहा, अगर मैं आपका काम पूरा करने का जोखिम उठाऊं और फिर पता चले कि शास्त्र मेरे घाव के लिए बेकार साबित हुआ, तो मैं किसके पास जाकर शिकायत करूं? लिंग ट्विसी के आदमियों ने पहले मेरी नसें तोड़ दी थी, लेकिन क्या मैं अभी भी जीवित नहीं हूं? डिंग डियान ने अपनी बात पर जोर देने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया। सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने कहा, और मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। तो नहीं नहीं नहीं। सोंग किंगशू ने भौहें चढ़ाकर इधर उधर घूमना शुरू किया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने ताली बजाई। मुझे इसका आधा हिस्सा दे दो, फिर जब तक मैं तुम्हारे और मिस लिंग के बीच का नेक काम पूरा न कर लूं तब तक इंतजार करो, और फिर मुझे बाकी का आधा दे देना, कैसा रहेगा? मास्टर डिंग, मैंने ये रियायत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि मुझे आप और मिस लिंग दोनों के चरित्र पर भरोसा है। डिंग डियान कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर उसे एहसास हुआ कि कम भुगतान से उसके सामने खड़ा धूर्त भूत मेहनत नहीं करेगा। खैर, शुआंगहुआ ही वह इंसान है जिसे मैं इस जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके सामने एक मामूली धार्मिक ग्रंथ क्या है? ध्यान से सुनो। एक तरफ खड़े दी युन ने देखा कि डिंग डियान मार्शल आर्ट सिखाने जा रहा है, और वह सचमुच निराश हो गया। उसने बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई। उसे डर था कि कहीं उसे फिर से मार ना पड़े, इसलिए उसने अपने कान ढक लिए और दीवार के कोने में दुबक गया। डिंग डियान ने अपराध बोध से उसकी ओर देखा और कहा, अरे बेवकूफ़ दी युन, तुम भी सुनो। दी युन ने रेटलस्नेक की तरह अपना सिर हिलाया, इसलिए डिंग डियान ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा और कहा, तुम फिर से पिटना चाहते हो, है ना? दी युन इतना भयभीत हो गया कि उसने जल्दी से अपने कानों को ढके हुए हाथों को हटा दिया और कांपते हुए सुनने लगा। मुझे लगता है कि आप जल्दी में हैं, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा। सोंग किंगशू की उत्सुकता भरी नज़र देखकर डिंग डियान कुछ देर हिचकिचाई और बोली, मार्शल आर्ट का अभ्यास लगन से करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कि आप इसे समझ ना पाएं। इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए। प्रकृति से जुड़ना और शास्त्रों का पालन करना आवश्यक है, और विशेष रूप से आपको शांत रहना होगा, किसी भी तरह के विचलित करने वाले विचारों से दूर रहना होगा।
ये तो स्वाभाविक है। हालांकि उसने ऐसा कहा, सोंग किंगशू ने मन ही मनाह भरी। लेकिन वह जल्दी में था, कहीं उसे किसी भी समय पकड़ लिया जाए। उसका ढोंग देखकर डिंगडियान ने ठंडी मुस्कान के साथ उसका उपहास किया। इसके बावजूद उसने सीधे दिव्य प्रकाश शास्त्र की सामग्री का पाठ किया। प्रकृति से जुड़ा प्राणी जीवन के मूल को प्राप्त कर लेता है, जो यिन और यांग पर आधारित है। आकाश और पृथ्वी के बीच 6 दिशाओं में सच्ची 9 छिद्रों से होकर बहती है, मानव शरीर में संग्रहित होती है और सब कुछ स्वर्ग से जुड़ जाता है। स्वर्गीय ऊर्जा शुद्ध है। स्वर्ग की इच्छा का पालन करो, इसे अपने वश में करो और तुम्हारी यांग शक्ति प्रबल होगी। इसलिए एक ऋषि दिव्य ऊर्जा से अपनी आत्मा को प्रकाशित करता है और दिव्य बनने की आकांक्षा रखता है। सोंग किंगशू को पता नहीं था कि पुनर्जन्म के कारण उसकी आत्मा असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गई थी या किसी और कारण से। उसने पाया कि उसकी स्मृति में बहुत सुधार हुआ था और वह विस्मृति की अवस्था में पहुंच गया था। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सब कुछ याद है, दिव्य प्रकाश शास्त्र के पहले भाग के अंतिम कुछ वाक्य चुपचाप पढ़े। फिर उन्होंने शास्त्र के विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक विचार किया। दिव्य प्रकाश शास्त्र का मूल तत्व आकाश से ऊर्जा का अवशोषण करना है। साधना की यह विधि मार्शल आर्ट के सामान्य तरीके से बिल्कुल भिन्न थी, जिसमें नसों और भाग्य की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के बाद ये पुनर्जीवित नसों को निरंतर पोषण प्रदान करती है। ये वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक चमत्कारी कौशल था। सोंग किंगशू अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, दिव्य प्रकाश शास्त्र वास्तव में असाधारण है। चिंता मत कीजिए, गुरु डिंग। हालांकि मैं अक्सर शिष्टाचार का पालन नहीं करती, लेकिन मैं हमेशा वादों का सम्मान करती हूं और आपको और मिस लिंग को सफलतापूर्वक विवाह करने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। डिंगडियान ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसने तो इस आदमी को अभ्यास में मार्गदर्शन भी नहीं दिया था। उसने तो बस शास्त्रों का पाठ सुना था और फिर भी वह दिव्य प्रकाश शास्त्र की आभा उत्पन्न करने में कामयाब हो गया। बाकी साधना के लिए बस समय, संचय और दिव्य ऊर्जा के शोधन की आवश्यकता थी। अब उस दी युन को देखो, वह तो बिल्कुल पीछे रह गया। डिंगडियान दंग रह गया। क्या यह आदमी मार्शल आर्ट का ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो 100 साल में एक बार ही मिलता है? सोंग किंगशू ने भी अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस किया और मन ही मन हैरान रह गया। उसे ये क्षमता कैसे मिल गई, जैसे पिछले जन्म में वीडियो गेम में मिलती थी। वो तो सिर्फ सीखें बटन पर क्लिक करके ही तुरंत पूरा लेवल हासिल कर लेता था। क्या वह सचमुच एक महान प्रतिभावान व्यक्ति थे जो 100 वर्षों में केवल एक बार ही देखने को मिलते थे? विद्वान सोंग, लॉर्ड लिंग ने आपको महल में आने का निमंत्रण दिया है। दूर से एक पहरेदार ने चिल्लाकर कहा। मुझे पता है, मैं अभी आती हूँ। सोंग किंगशू ने चिल्लाकर जवाब दिया, फिर मुड़कर डिंगडियान से कहा, मास्टर डिंग, आपके और मिस लिंग के बीच ज़्यादातर मामलों को सुलझाने की शुरुआत लिंग ट्विसी से ही करनी होगी। मैं पहले उनसे निपट लूंगी। बिल्कुल। डिंगडियान ने भावहीनता से सिर हिलाया, मुड़ा और उस नासमझ लड़के डी युन को घूरते हुए सोचने लगा कि सड़े अंडे को टोकरी में नहीं रखा जा सकता। हालांकि यह नासमझ लड़का थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन वफादार और ईमानदार होने में वह कहीं बेहतर था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो शायद उसे खुद को और शुआंगहुआ को एक साथ दफनाने के लिए इसी लड़के पर भरोसा करना पड़ेगा। मास्टर लिंग, मुझे इतनी जल्दी में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बात है? रास्ते में सोंग किंगशू ने अपने शरीर में एक हल्की ऊर्जा को धीरे धीरे घूमते हुए महसूस किया। जहां भी ऊर्जा गुजरी, उसकी नसों और स्पर्श बिंदुओं में ठंडक और सुकून का एहसास हुआ। इससे धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। हालांकि इससे उसकी नसें ठीक नहीं हुईं और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना अभी भी उसके लिए मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने जो दिव्य ज्ञान का ग्रंथ सीखा था वह अधूरा था। और जब भविष्य में उसे पूर्ण दिव्य ज्ञान का ग्रंथ मिल जाएगा तो उसके लिए खुद को पूरी तरह से ठीक करना कोई समस्या नहीं रहेगी। युवा विद्वान कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। क्या आपको कुछ मिला? लिंग ट्विसी ने चाय का प्याला पकड़े हुए उदास चेहरे से पूछा। सोंग किंगशू का दिल घबरा गया और उसने स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कहा, मुझे एक रास्ता मिल गया है। सच में? तो मैं इसके बारे में सुनना चाहूंगी। लिंग ट्विसी ने चाय का प्याला नीचे रखा और ध्यान से उसकी आंखों में देखा। मैंने सुना है कि युवा विद्वान सोंग इस दौरान मेरी बेटी के कमरे में घुस गया था और बाद में कोठरी में जाकर डिंगडियान से बात की। आपकी क्या योजना है? सत्ताधारी गुट के सदस्य के रूप में लिंग ट्विसी के व्यवहार में एक विशिष्ट गरिमा और दमनकारी शक्ति झलकती थी, जिससे सोंग किंगशू असहज महसूस करता था। उसने मन ही मन घृणा से सोचा, मैंने अपने दम पर एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, न जाने कितने लोगों को अपने पद से हटाया, और तुम यहाँ अपनी इस कमजोर और दबंग प्रवृत्ति से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं, जब तक मौका है इसका आनंद लो। बेशक उसने कभी भी यह बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं की और थोड़ी विनम्रता से समझाया, मैं स्वामी से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करता। जब मैंने देखा कि आपने उसे इतने सालों तक जो भी यातनाएं दी उनका कोई असर नहीं हुआ, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया।
हालांकि पहले मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि डिंग डियान लंबे समय से आपकी प्रिय पुत्री पर मोहित है, तो मैंने इसी पहलू से शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने मिस लिंग को चारा बनाया और उन्हें भागने में मदद करने का नाटक किया। डिंग डियान सचमुच इस योजना पर सहमत हो गया और उसका लहजा नरम पड़ने लगा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने मेरी बेटी की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके सौदा किया। लिंग ट्विसी ने मेज पर रखा चाय का प्याला फिर से उठाया। उसके शब्दों ने सोंग किंगशू को चौंका दिया और उसने खुद को कोसते हुए कहा, बूढ़े, तुम तो खजाने को पाने के लिए अपनी बेटी को भी मारने को तैयार हो जाते हो, लेकिन अब तुम यहाँ बैठकर झूठी शान दिखा रहे हो। क्या उसने कुछ कहा? लिंग ट्विसी ने उदासीन भाव से पूछा। उसका लहजा बदल गया। उसने वादा किया है कि मामला सुलझने के बाद वह लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली का रहस्य बताएगा। सोंग किंगशू ने लिंग ट्विसी के हाव भाव पर ध्यान देते हुए कहा। लिंग ट्विसी ने क्रोधित होकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि यह अधिकारी मेरी बेटी को तलवारबाजी की किसी विधि के बदले में उसे सौंप दे? बिल्कुल नहीं, सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान के पास अपार शक्ति है और उनके कई गुरु हैं। उस व्यक्ति के रहस्य बताने के बाद बस उसे मारना या छोड़ देना ही काफ़ी होगा। क्या ये भगवान के लिए आसान काम नहीं है? ये सच है। लिंग ट्विसी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन उसने ठंडी सी आह भरी, और वैसे तुम भी मारे जाओगे। अंधेरे में छिपा हुआ डिंग डियान उनकी ऐसी बातचीत सुनकर क्रोधित हो गया और उसका मन किया कि वह तुरंत बाहर निकलकर इस निर्लज्ज खलनायक सोंग किंगशू को मार डाले। दरअसल दुनिया के खतरों का सामना कर चुके डिंग डियान ने किसी की भी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया। अब जब उसकी मार्शल आर्ट में महारत हासिल हो चुकी थी, तो उसके लिए चुपचाप कोठरी से बाहर निकलना आसान हो गया। जब उसने लिंग ट्विसी को सोंग किंगशू को बुलाते देखा, तो धोखे का आभास होते ही वह चुपचाप उसके पीछे चल दिया। लेकिन डिंग डियान अचानक भौहें चढ़ाकर दूर देखने लगा। उसे अपने गुरु के आने का आभास हो गया था। इस समय वह लिंग शुआंगहुआ के साथ भागने की योजना को लेकर चिंतित था, इसलिए वह कोई अनावश्यक परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। उसने अपना सिर घुमाकर घर में मौजूद दोनों लोगों को गौर से देखा और फिर मुड़कर चला गया। आदरणीय स्वामी, शियांग्यांग शहर से स्वामी लू का दूत जिंगझोउ शहर पहुंच गया है और महल के बाहर आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। एक सरकारी अधिकारी सूचना देने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा। मैं पहले चलता हूँ। सोंग किंगशू जानता था कि उन्हें सैन्य योजनाओं पर चर्चा करनी है और उसने बिना कोई रुचि दिखाए जाने की तैयारी कर ली। सोंग किंगशू की पीठ को देखते हुए लिंग ट्विसी ने मन ही मन सोचा और कहा, तुम यहीं रुककर इस अधिकारी के साथ उनसे मिलने चलो। ये दुख की बात है कि विद्वान सोंग अभी युवा हैं और उनकी प्रतिभा वुलिन के निर्जन वन में व्यर्थ जा रही है। अब से तुम मेरे साथ ही रहो, शायद भविष्य में तुम इस अधिकारी के खास आदमी बन सको। सोंग किंगशू ने लिंग ट्विसी के कोमल आहट को सुना और आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि लिंग ट्विसी उसे लुभाने के बहाने आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में वह उसे अपनी हिचक कम करने के लिए उकसा रहा था। ये समझने के बाद सोंग किंगशू ने मन ही मन चिढ़कर कहा और लिंग ट्विसी के पीछे पीछे अतिथियों का स्वागत करने चला गया। कुछ देर बाद उन्होंने कई लोगों के एक समूह को अंदर आते देखा। उनके आगे एक खूबसूरत युवा विवाहित महिला चल रही थी। वह महिला सचमुच वसंत के फूल की तरह सुंदर थी, सुबह की धूप की तरह मनमोहक। उसके खूबसूरत लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी बाहों के बीच कामुकता की झलक दिखाई दे रही थी। सोंग किंगशू ने बस एक पल के लिए उस पर नजर डाली और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, दुनिया में इतनी खूबसूरत औरत भी है। कुछ देर बाद जब उसने इस बात के बारे में सोचा कि वह कोई अनुभवहीन शर्मीला कुंवारा नहीं है, तो उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई, इसलिए उसने अपना सिर उठाकर अपने सामने मौजूद इस महान सुंदरता को ध्यान से निहारा। लिंग ट्विसी के अगले शब्दों ने सोंग किंगशू के मन में उठने वाले सभी संदेहों को तुरंत दूर कर दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि भिखारियों के संप्रदाय के नेता हुआंग स्वयं जियांगलिंग क्यों आएंगे? वह हुआंग रोंग निकली। सोंग किंगशू को अचानक एहसास हुआ कि दुनिया में वही अकेली ऐसी है जिसमें इतनी वीराभा और परिपक्व आकर्षण हो सकता है। मैंने मास्टर लिंग को देखा है। ये छोटी बहन इस बार मुख्य रूप से 2 कारणों से आई है। पहला, शियांग्यांग के मास्टर लू अगले महीने के राशन के लिए आग्रह करने आए थे। और दूसरा कारण उद्धरण चिन्ह। हुआंग रोंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी मुस्कान ने लिंग ट्विसुई समेत आसपास के सभी लोगों को मोहित कर लिया। हमें भिखारियों के संप्रदाय से एक महत्वपूर्ण खबर मिली है। हाल ही में वुलिन में कोई स्वामी की हत्या की तैयारी कर रहा है। शियांग्यांग शहर के पिछले हिस्से की सुरक्षा के लिए स्वामी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने पति और मास्टर लू से चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि छोटी बहन तुरंत कुछ लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए भेजेगी। मुझे आशा है कि स्वामी लिंग समझेंगे। सोंग किंगशू का चेहरा एकदम बदल गया और वह चौंक गया। क्या हुआंग रोंग उसी के बारे में बात कर रही थी? ये बात समझ से परे थी। उसे यह खबर पहले से कैसे पता चल सकती थी?
लिंग ट्विसी ने चुपके से सोंग किंगशू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर लू और मास्टर गुओ की चिंता के लिए धन्यवाद। क्या नेता हुआन को हत्यारे के मूल के बारे में पता है? कई जांच पड़ताल के बाद हमारे भिखारी संप्रदाय ने आखिरकार उनकी पहचान का पता लगा लिया। हुआन रोंग ने थोड़ा झुककर इशारा किया, ऐसा लगता है कि वे पश्चिमी क्षेत्र के हिमपर्वत संप्रदाय से हैं। स्ट्रोई माउंटेन सेक्ट। हालांकि लिंग ट्विसी एक प्रीफेक्ट था, उसे आधा मार्शल आर्टिस्ट भी माना जाता था और वह स्ट्रोई माउंटेन सेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। बाइज़ाई का स्ट्रोई माउंटेन सेक्ट बुरा नहीं। हुआन रोंग ने सिर हिलाया, फिर उसके सुंदर चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। स्ट्रोई माउंटेन संप्रदाय की स्ट्रोई माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप पूरी दुनिया में मशहूर है। उनके कई गुरु भी हैं। इस बार आपको अच्छी रक्षात्मक तैयारी करनी होगी। इस अधिकारी और स्नोवी माउंटेन सेक्ट के बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो वे मेरी हत्या करने क्यों आएंगे? लिंग ट्विसी ने संदेह से पूछा और सोचने लगी कि क्या लू वेनहुआ इस अवसर का लाभ उठाकर जिंगजोऊ में अपने साथियों को तैनात करना चाहता है। हुआन रोंग बहुत बुद्धिमान थी। जब उसने लिंग ट्विसी के संशयपूर्ण चेहरे को देखा तो उसे चिंता हुई कि वह पूरी तरह से सहयोग नहीं करेगा। उसे डर था कि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से समझाया। शायद लॉर्ड लिंग को ये बात पता नहीं है। हिमपर्वत संप्रदाय पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र अब मंगोलिया के नियंत्रण में है। वहाँ की विभिन्न जनजातियाँ अब 3 मोर्चों पर खड़ी हैं और विभिन्न छोटी सेनाओं ने अपने अपने शिविर बना लिए हैं। हिमपर्वत संप्रदाय ने हाल ही में मंगोलियाई देश में शामिल होने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें डर था कि शरण लेने के बाद उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने पदोन्नति के लिए बड़ा श्रेय अर्जित करने की योजना बनाई। मुझे नहीं पता कि हिमपर्वत संप्रदाय ने पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी रुयांग के राजकुमार से शरण क्यों नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने कुबलई खान की ओर रुख किया। जब उन्होंने सुना कि कुबलई लंबे समय से जियांग्यांग पर हमला कर रहा है, तो उन्होंने आपसे, आदरणीय लॉर्ड, शुरुआत करने का फैसला किया। ये तो सरासर अनुचित है। लिंग ट्विसी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, एक तुच्छ हिमपर्वत संप्रदाय इस अधिकारी को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लॉर्ड लिंग को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, हुआन रोंग ने सलाह दी। इस बार स्नोवी माउंटेन सेक्ट ने अपने सभी गुरुओं को तैनात कर दिया है। भिखारी संप्रदाय को पता चला है कि वे जिंगजोऊ शहर में समूहों में घुस आए हैं। सावधानी बरतना बेहतर है। पहरेदारों को बुलाओ। लिंग ट्विसी ने कुछ देर सोचा और अपने अधीनस्थों को सेना से 100 कुशल मार्शल आर्ट कर्मियों को चुनने का आदेश दिया और उन्हें प्रीफेक्ट गार्ड्स में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने नगर रक्षकों को शहर के भीतर निरीक्षण तेज करने और अवसर की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया। प्रीफेक्ट मैनसन के साथ कोई दुर्घटना होने पर वे यथाशीघ्र सहायता के लिए पहुंच सकते थे। लिंग ट्विसी द्वारा सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसने देखा कि हुआन रोंग भावहीन थी, इसलिए उसने तुरंत पूछा, नेता हुआंग अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये व्यवस्था उचित है। आपकी रणनीति शानदार है और व्यवस्था सुव्यवस्थित है। ये सोचकर कि वरिष्ठ हानलिन शाही अकादमी से हैं, मैं छोटी बहन आपकी दिल से प्रशंसा करती हूँ। हुआन रोंग की इस प्रशंसा से शातिर लिंग ट्विसी को थोड़ा संतोष हुआ। आखिर इतनी प्रतिभाशाली महिला स्वयं उसकी प्रशंसा कर रही थी। भला किसी को भी थोड़ा गर्व महसूस होना स्वाभाविक था। सच तो यह है कि सैनिकों की गश्त के दौरान कुछ कमियां और खामियां होना स्वाभाविक है। बेहतर होगा कि यह छोटी बहन और भिखारी संप्रदाय के सदस्य हवेली में ही रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनकी मदद कर सकें। हुआन रोंग की कोमल आवाज़ ने लिंग ट्विसी को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसका मूड अच्छा कर दिया। अच्छा अच्छा, लिंग ट्विसी ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, फिर हुआन रोंग के पीछे खड़े लोगों की ओर देखकर पूछा, ये लोग कौन हैं? ये दोनों मेरे पति के शिष्य हैं, वू शियुवन और वू डुनरू। ये हमारे भिखारी संप्रदाय के भाई हैं। हुआन रोंग ने बारी बारी से उनका परिचय कराया। यांग गुओ ने जिन 2 सड़े हुए लकड़ियों को सुअरों का राजा बताया था। सोंग किंगशू ने उन दोनों को उत्सुकता से देखा। उनका रूप रंग काफ़ी अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें मार्शल आर्ट का अच्छा ज्ञान है, इसलिए वे इतने बुरे नहीं होने चाहिए। अगले कुछ घंटे दोनों पक्षों के बीच शियांग्यांग में मोर्चे पर चल रही लड़ाई के बारे में बातचीत में बीत गए। सोंग किंगशू इतना ऊब गया कि उसने मौका देखकर पीछे हटने का निर्णय लिया। अब तो प्रसिद्ध हुआन रोंग भी यहाँ मौजूद थी, साथ ही बुरे इरादों वाला स्नोवी माउंटेन सेक्ट और छुपी हुई वू लियू की भी। जिंगजोऊ शहर में वाकई उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे में डिंग डियान और लिंग शुआंगहुआ को जिंगजोऊ से बाहर भेजना ही बेहतर विकल्प लग रहा था। जब वह हवेली के एक सुनसान कोने में पहुंचा तो सोंग किंगशू ने कमर सीधी की और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके पीछे से 2 हल्की गुनगुनाहट सुनाई दी। सोंग किंगशू के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसने मुंह खोलकर धीरे से कहा, तुम यहाँ हो? क्या अब तुम मुझे भाभी कहने में भी इतनी आलसी हो गई हो? मैडम हु गुस्से से कराहते हुए अंधेरे से बाहर निकल गईं। जब वह सुंदरी आई तो सारा उदासी का माहौल छट गया। सोंग किंगशू खड़ी हो गई और बोली, मेरी भाभी इतनी जवान और नाजुक कैसे दिखती हैं?
बाहर से तो आप मेरी छोटी बहन जैसी लगती हैं। मुझे डर है कि भाभी कहने से कहीं आप बूढ़ी न लगने लगें। हालांकि वह जानती थी कि वह उसे चिढ़ा रहा है, मैडम हू ने पाया कि वह दिल से गुस्सा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने केवल ये सोचकर खुद को दिलासा दिया, जीजाजी एक लापरवाह और अनौपचारिक व्यक्ति हैं। ये क्या बकवास है? मैडम हू ने जानबूझकर अपना चेहरा सख्त बनाते हुए कहा, जल्दी बताओ अगर मुझे कुछ काम करना हो। प्रीफेक्ट के महल की सुरक्षा बहुत कड़ी है और मुझे पकड़े जाने से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। दरअसल सोंग किंगशू ने हवेली में प्रवेश करने से पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि उसके लिए बाहरी दुनिया से संवाद करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने मैडम हू के साथ हर शाम इस पेड़ के पास मिलने का समझौता किया था। मैडम हू हवेली के बाहर से चुपके से स्थिति पर नज़र रखती थीं। अगर सोंग किंगशू नहीं आता तो इसका मतलब था कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वह आता तो इसका मतलब था कि उसे उनसे कुछ कहना है। इसलिए उन्होंने अपनी फुर्तीली चाल का इस्तेमाल करते हुए चुपके से हवेली में प्रवेश किया और सोंग किंगशू पर नज़र रख रहे दो लोगों को देख लिया। उन्होंने उन दोनों को बेहोश कर दिया और फिर सोंग किंगशू से मिलने बाहर आईं। बातचीत के दौरान सोंग किंगशू ने हुआन रोंग का जिक्र किया और मैडम हू को स्नोवी माउंटेन सेक्ट की हत्या की योजनाओं के बारे में बताया। जब मैडम हू ने हुआन रोंग के बारे में सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने धीरे से पूछा, सुना है कि हुआन रोंग पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। क्या वह सचमुच इतनी खूबसूरत है? सोंग किंगशू को उम्मीद नहीं थी कि पूरी स्थिति की जानकारी मिलने के बाद भी वह इस बारे में पूछेगी। वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर उत्साह से बोला, वह वाकई बेहद खूबसूरत है। हालांकि अब उसमें एक युवा लड़की की मासूमियत नहीं रही, वह एक परिपक्व महिला बन गई है, परिपक्व आकर्षण से भरपूर। बातचीत के दौरान उसने देखा कि मैडम हू का चेहरा और भी ठंडा होता जा रहा है। सोंग किंगशू को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने चुपके से अपना सिर थपथपाया। फिर उसने बातचीत का विषय बदलते हुए कहा, लेकिन वह मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा उम्रदराज हैं। वह बूढ़ी और कमज़ोर होती जा रही हैं। मुझे डर है कि उनकी सबसे खूबसूरत महिला होने की उपाधि अब खो चुकी है। मुझे लगता है कि मेरी भाभी उनसे ज़्यादा सुंदर हैं। मैडम हू शर्म से लाल हो गईं और मन ही मन बड़बड़ाईं, भिखारियों के संप्रदाय की नेता हुआन की उम्र अभी 30 के आसपास ही है, इसलिए वह उतनी बूढ़ी नहीं है जितना आप बता रहे हैं। मुझे पता है कि आप सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। क्या आप भविष्य में भी दूसरी महिलाओं के सामने अपनी भाभी के बारे में इसी तरह बुरा भला कहेंगे? मेरी हिम्मत कैसे हुई? सोंग किंगशू अवाक रह गई और झट से बात बदलते हुए बोली, भाभी चलिए काम की बात करते हैं। आप हिम पर्वत संप्रदाय को यहाँ की स्थिति के बारे में बता दीजिए और उन्हें सूचित कर दीजिए कि वे इस महीने की 15 तारीख से दीक्षा शुरू कर सकते हैं। लिंग ट्यूसी उस दिन डिंगडियान से पूछताछ करना चाहता है और चूंकि वह नहीं चाहता कि लियानचेंग तलवारबाजी नियमावली के बारे में किसी और को पता चले, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेगी। हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उस समय वे मुझे जान से मारना चाहते थे ताकि कोई सबूत न बचे। अब लगता है कि वे स्नोवी माउंटेन सेक्ट के सदस्य हैं। मैडम हू ने याद करते हुए कहा, मैं उनके चेहरे जानती हूँ। उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मैं उन्हें ये जानकारी ज़रूर पहुँचाऊंगी। क्या? सोंग किंगशू बहुत हैरान था। हालांकि वह जानता था कि मैडम हू उसके सामने खड़ी हैं, फिर भी वह सदमे में था, इसलिए उसने पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मेरी भाभी को कहीं चोट लगी है? पता नहीं क्यों, लेकिन मैडम हू को अचानक पिछली बार की घटना याद आ गई जब उनकी पसलियों में चोट लगी थी और उसने उनका फ़ायदा उठाया था। उनके गले के नीचे शर्मिंदगी झलक उठी और उन्होंने झट से कहा, मैं ठीक हूँ और मेरी मार्शल आर्ट अभी भी ठीक ठाक है। इसके अलावा पिछली बार आपने मुझे जो सफ़ेद कोड़े मारने की कला सिखाई थी उससे आत्मरक्षा काफ़ी है। अच्छा है, सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरी भाभी को इस बार सावधान रहना होगा और बेहतर होगा कि आप खुद को न दिखाएं। उनकी गहरी चिंता को देखकर कई वर्षों से एयर पर निर्भर रहने वाली अकेली और असहाय मैडम हू के दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और उन्होंने धीरे से जवाब दिया, जीजाजी आप निश्चिंत रहें, मैं सावधान रहूंगी। मैडम हू के जाने के बाद उनकी चलती फिरती आकृति को निहारते हुए सोंग किंगशू को विशेष रूप से सुकून मिला। वह एक तरफ आया और बेहोश पड़े दोनों लोगों को जगाया, फिर सीधे वहां से चला गया। दोनों सरकारी अधिकारी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, क्या अभी अभी कुछ हुआ है? क्या आप हवेली के मालिक को सूचित करना चाहेंगे? क्या तुम मूर्ख हो? क्या हम ये बात स्वामी को बताने का जोखिम उठा सकते हैं? वैसे भी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। सोंग किंगशू अभी भी यहीं है और कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। बड़े भाई को अनुभव है और यह छोटा भाई आपकी प्रशंसा करता है। ये कुछ भी नहीं है। मैं इतने सालों से इस हवेली में रह रहा हूं और मैंने कुछ चीज़ें सीख ली हैं। अगले कुछ दिनों में सोंग किंगशू की मुलाकात हवेली में हुआन रोंग से कई बार हुई।
हालांकि वह उसे ज्यादा देर तक घूर नहीं सका, पर वह अच्छी तरह जानता था कि फिलहाल उन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है और उनके बीच किसी भी तरह का रिश्ता बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए हर बार वह बस हल्के से सिर हिलाकर चला जाता था। दूसरी ओर हुआंग रोंग की उनके प्रति अच्छी राय थी। बीते वर्षों में अतीत के ओयांग के से लेकर वुलिन के कई लोगों तक, शियांग्यांग शहर के अधिकारियों और यहाँ तक कि प्रीफेक्ट लू वेनहुआन तक, जब भी उन्होंने उसे देखा, भले ही वह छिपा हुआ था, उनकी आंखों में स्पष्ट लालसा झलकती थी। जिंगझोउ शहर में उसने पहली बार इतने स्पष्ट दृष्टि वाले युवक को देखा था। उसका स्वभाव शांत था और उसमें विद्वत्ता की झलक थी। जब उसे पता चला कि वह लिंग ट्विसी द्वारा हाल ही में नियुक्त कर्मचारी है, तो उसने भौहें चढ़ाकर उसके जाते हुए चेहरे को देखा। वह सोचने लगी। समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही 15वां दिन आ गया। हुआंग रोंग और अन्य लोगों की मौजूदगी के कारण लिंग ट्विसी इस महीने डिंग दियान से पूछताछ स्थगित करना चाहता था, लेकिन सोंग किंगशू ने दावा किया कि वह अब अपनी योजनाओं के निर्णायक चरण में है। अगर लिंग ट्विसी पूछताछ स्थगित कर देता है तो डिंग दियान को शक हो जाएगा और वह सोच सकता है कि दोनों मिलीभगत कर रहे हैं। तब उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। लिंग ट्विसी को यह तर्कसंगत लगा, इसलिए उसने हुआंग रोंग और अन्य लोगों को बर्खास्त करने का बहाना ढूंढा, भीतरी कमरे में एक दंड कक्ष स्थापित किया और डिंग दियान को वहां ले जाने के लिए किसी को भेजा। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।